Hello everyone and welcome to LK Academy e-learning platform. In this video lecture, we are going to discuss the next paper that has been conducted by the SBI in the year 2019. So we'll see all the questions that were asked in the clerical examination for the preliminary phase in the year 2019. We'll discuss the question from the quant section, from English as well as from the reasoning. So you all know कि 100 questions रहते हैं for the 100 marks and one by one हम लोग इसको sectionally discuss करते हैं कि क्या क्या questions आए थे and आपको किस तरह से इसको solve करना चाहिए. So we'll directly start with the English language. Now you all know कि English के अंदर 30 questions आते हैं for the 30 marks and जो time है इन सभी section के अंदर वो 20 minutes का sectional time रहता है. So अगर हम लोग English के question देखें, so the first question is the local goons tried to dash him into the retracting his complaint. Now goons का मतलब होता है ऐसे लोग जो गुंडे होते हैं, ठीक है, the violent criminal हम लोग बोल सकते हैं. So the local goons tried to dash him into the retracting his complaint. Retract करने का मतलब होता है कि किसी के related statement देना, ठीक है, किसी चीज को बता देना, ठीक है, into the retracting his complaint. Now इसके अंदर आपको बताना है कि इन गिवन ऑप्शन में से यहाँ पे क्या राइट आंसर आएगा. सबसे पहले द लोकल गून्स ट्राइड टू स्केयर हिम, ये हो सकता है. स्टॉल्स नहीं आएगा, रेंडर नहीं आएगा, फोर्सिंग हिम नहीं होगा, फोर्स होता है. डिस्ट्रॉयड भी नहीं होगा. सो ये सब इन द फॉर्म ऑफ टेंसेस में भी गलती हो गए. तो अगर वैसा भी देखा जाए तो सबसे सही ऑप्शन है स्केयर, और अगर हम लोग सेंटेंस वाइज ग्रामेटिकली भी देखें तो भी सबसे करेक्ट ऑप्शन है स्केयर. सो जितने भी गुंडे हैं उन्होंने डराने की कोशिश की इनटू द रिट्रैक्टिंग हिज कंप्लेंट, ठीक है. सो द लोकल गून्स ट्राइड टू स्केयर विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है द डैश ऑफ सक्सेस डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द अमाउंट ऑफ एफर्ट वी पुट इन. द रेंजेस ऑफ सक्सेस नहीं होगा, द ड्रॉप ऑफ सक्सेस, द वांट ऑफ सक्सेस भी नहीं, द पॉसिबिलिटी भी नहीं, द लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस, ठीक है. लाइकलीहुड का मतलब होता है किसी चीज के अकर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होना, समथिंग विच इज अबाउट टू हैपन, something that is about to happen, वो बोलते हैं likelihood. So the likelihood of the success depend completely on the amount of effort we put in. Next is she lied blatantly, thus driving the dash of the police officers. ठीक है, तो she lied blatantly, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे blatantly का मतलब होता है disrespectful manner, या फिर हम लोग बोल सकते हैं unashamed manner में, ठीक है, in the unashamed manner. So she lied blatantly, thus driving the dash of the police officers. अब यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है? visiting, attention, duty, driving the suspicion. suspicion का मतलब होता है कोई तरह का डाउट. so driving the doubt of the police officers. so suspicion जो है वो इसके अंदर right answer होगा. okay, next दिया है when the elephants saw so much water in the lake, दे हैप्पी नहीं होता है, दे वर हैप्पी होता तो सही होता. दे हैप्पी नहीं आएगा. दे रिजॉइस्ड. रिजॉइस का मतलब होता है कि बहुत चेरिश करना, बहुत एंजॉय करना. सो हैप्पीली एंजॉयड को हम लोग रिजॉइस्ड बोल सकते हैं. सो ये इसके अंदर राइट आंसर होगा. सो दे रिजॉइस्ड. डिक्लाइन मतलब कैंसिल हो जाता है. अवेटेड नहीं होगा, सेंटेंस्ड नहीं होगा. सो बी इज द राइट आंसर. उसके बाद नेक्स्ट है ऑल द मेंबर्स हैड असेंबल्ड द डैश द चेयरमैन ऑफ द कमिटी. ऑल द मेंबर्स हैड असेंबल्ड although the chairman of the committee except the chairman of the committee. ये यहाँ पे राइट आंसर होगा कि सभी लोग आ गए थे सिवाय जो चेयरमैन था उसके अलावा. So all the members except the chairman of the committee had assembled. So option B will be the right answer. Next is in the following question a sentence with the 4 words that are printed in bold has been given. One of these words may be wrongly spelled. अब यहाँ पे 4 वर्ड दिए हैं. कोई एक वर्ड ऐसा होगा या तो जिसकी स्पेलिंग गलत होगी, या जिसका मीनिंग गलत होगा, या उसके अंदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं वो गलत होगा, या फिर इसका जो यूसेज है सेंटेंस के अंदर, दैट इज जो ग्रामेटिकली बताया गया है वो गलत होगा. तो आपको बताना है कि किस सेंस में कौन सा बोल्ड वर्ड रॉन्ग है. So you have to find out, and if all the word printed in the bold are correct, then you have to mark option E as the right answer, that is no correction required या none of these. सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है the prince was taken aback but he did not dare to enrage his father. ठीक है, so the prince ये सही है. was taken past की बात हो रही है इसलिए was taken ही आएगा. was taken aback but he did not dare to enrage his father. तो इसके अंदर सारे ही बोल्ड वर्ड करेक्टली यूज किए गए हैं. सो इसके अंदर राइट आंसर होगा E, none of these. फिर नेक्स्ट है as per the report the financial strain faced by the company is just a temporary phase and the company is likely to prosper shortly.
फाइनेंशियल सही है, कंपनी की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, इट विल बी COMPANY, ठीक है, आगे यहाँ पे दे भी रखा है, सो CAMPANY यहाँ पे यूज किया गया है, तो एरर होगी बी पार्ट के अंदर। ओके, नेक्स्ट है कैपिटलिज्म। नाउ यहाँ पे कैपिटलिज्म की ही स्पेलिंग रॉन्गली यूज हुई है, क्या स्पेलिंग होगी? इट विल बी CAPITALISM, ठीक है, कैपिटलिज्म ये यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड था, बाकी सारे वर्ड्स यहाँ पे करेक्ट है। सो इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, स्पेशली इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो द राइट आंसर विल बी A. Next is the sage made plans to send Shakuntala to her husband and choose an auspicious day for her departure. ठीक है, now see, the sage made plans to send Shakuntala to her husband and choose नहीं होगा, यहाँ पे राइट आंसर आएगा chose, बिकॉज बात हो रही है पूरे पास्ट टेंस की, ठीक है, तो choose की जगह जो करेक्ट फॉर्म ऑफ choose यूज करेंगे वो होगा chose. So the sage made plans to send Shakuntala to her husband and chose an auspicious day for her departure. Okay. सो एरर होगी सी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है दे हैव अपॉइंटेड अ न्यू मिनिस्टर। ना यहाँ पे मिनिस्टर की स्पेलिंग में मिस्टेक है, टू रिप्लेस द वन हु जस्ट रिटायर्ड, तो मिनिस्टर की स्पेलिंग होगी इट विल बी MINISTER, ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी डी जिसके अंदर एरर है। सो दे हैव अपॉइंटेड अ न्यू मिनिस्टर टू रिप्लेस द वन हु जस्ट गॉट रिटायर्ड। इसके बाद नेक्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चंस पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको मैसिव का ऑपोजिट मीनिंग बताना है, देन आपको एंश्योर का मीनिंग बताना है, सिनोनिम क्या आएगा उसकी जगह, देन अडॉप्ट का सिमिलर मतलब आपको बताना है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ways will cloud technology assist the student to attain the education, which of the following is a prerequisite for the cloud technology, next is which of the following option represent the category of the student mentioned in the phrase traditional cohort of the student, उसके बाद है which of the following support the need of evaluation after the school adopt the new technology and the services, and the last question is in what way the technology can act as a barrier to teaching and learning. सो ऑफ कोर्स क्वेश्चंस देखे हमें पता चल गया है कि जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो बेस्ड है एक ऑनलाइन लर्निंग पे या फिर क्लाउड टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। सो विल क्विकली गो थ्रू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट कि यहाँ पे क्या दिया गया है। सो द फ्यूचर ऑफ द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज क्लाउड. Technology can often be a barrier to teaching and learning. The cloud will go a long way to removing this barrier by removing the number of things that can go wrong. School will only need one major thing to be prepared for the future. They will not need the software installed, the server or the local file storage. तो यहाँ पे क्लाउड टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन किया गया है कि करंटली जो टेक्नोलॉजी है वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है टोटली इंटरनेट के ऊपर। नाउ जितनी भी क्लाउड टेक्नोलॉजी है, the technology can often be a barrier, so sometimes it act as a barrier between teaching and learning, but ये आने वाले टाइम का ही ये फ्यूचर है, right? So schools will only need one major thing to be prepared for the future. This will not need any software, any server or any local file storage. School will need the fast robust internet connection. स्कूल को सिर्फ एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ पैरामाउंट, पैरामाउंट का मतलब होता है जो सबसे टॉप पे हाइट पे है। सो इट इज अ पैरामाउंट टू द फ्यूचर ऑफ द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन. टीचिंग एंड लर्निंग इज गोइंग टू बी सोशल. Schools of the future could have a traditional cohort of student as well as online only student who live across the country or even the world. Things are already starting to move this way with the emergence of the massive open online courses जिनको MOOCs कहते हैं. Teacher can use the cloud to set, to collect and to grade the work totally online. Now the student will have instant access to the grade, comment and work via computer, the smartphone and the tablet. So many schools are already doing this. The cloud can also encourage the independent learning. Teachers could also adopt a flipped classroom approach more often. Student will take the ownership of their own learning. Teachers can put resources for the students online for the students to use. These could be videos or the documents or the audio podcast or the interactive images. All of the resources can be accessed via the student computer, smartphone or the tablet. What we must remember is that when the school adopt the new technology and services, they must be evaluated. This way, as a school, you know if they are successful and what improvements are needed. The staff will also need training. You can't expect the staff to use the new technology if they are not confident users or creators. Any initiative is doomed to failure without being well-trained, confident staff who can see how the technology can support and benefit the teaching and learning. Now, the plenty of schools have already embraced this.
but still there is a way to go to ensure to all the schools are ready for the future of the technology. So it is time for the school to embrace the cloud. तो cloud technology किस तरह से काम करती है, उसके क्या क्या prerequisites होंगे, वो सब इसके अंदर explain किया गया है. Now the first question is which of the following is the most opposite in the meaning to the word massive. Massive के opposite कौन सा होगा? Massive का मतलब होता है something which is giant or something which is large. तो इसके opposite बताना है, ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं. सेगैशियस नहीं होगा, उसका मतलब होता है वाइस, समथिंग विच इज वाइस और क्लेवर बोल सकते हैं, तो ये नहीं आएगा, ठीक है. इसका मतलब होता है क्लेवर, सो ये नहीं आएगा. मैसिव का मतलब होता है ह्यूज, और लार्ज हम कह सकते हैं. वास्ट का मतलब अगेन समथिंग विच इज जायंट और बिग और लार्ज, तो वास्ट तो इसका सिनोनिम हो गया. प्रोएक्टिव यहाँ पे नहीं होगा. प्रोएक्टिव हम लोग बोलते हैं अ पर्सन ऑफ एक्शन, जो किसी काम को करता है, ठीक है. सो दैट्स प्रोएक्टिव. प्रोमिनेंट मीन्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो वो भी यहाँ पे यूज नहीं होगा. इसके ऑपोजिट एक ही वर्ड बचता है, दैट इज इनसिग्निफिकेंट, विच मीन्स लिटिल, थोड़ा, ठीक है. इनसिग्निफिकेंट. सो मैसिव इज ह्यूज एंड इनसिग्निफिकेंट इज लिटिल, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्लेस द वर्ड एंश्योर. एंश्योर को क्या रिप्लेस कर सकता है? एंश्योर वर्ड का मतलब होता है समथिंग दैट विल हैपन, ठीक है. किसी चीज की श्योरिटी होना, समथिंग विल हैपन, that is called as ensure. तो उसकी जगह क्या आएगा? To magnify, to make enough, to make sure. C will be the right answer. फिर है which of the following is similar in meaning to the word adopt. adopt से similar कौन सा है? सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है embrace, deceptive, judicious, foster and triumph. triumph का मतलब होता है victory या फिर glory, जीत जो होता है, ठीक है. उसके बाद foster दिया है. foster का मतलब होता है to bring up something, तो foster भी नहीं आ सकता है. फिर यहाँ पे दिया है जुडिशियस, वो नहीं होगा, जुडिशियस नहीं ले सकते. डिसेप्टिव मतलब नॉट अप्रोप्रिएट, मिसलीडिंग हम लोग बोल सकते हैं, प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं. तो एम्ब्रेस का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग. टू एम्ब्रेस मीन्स टू एक्सेप्ट समथिंग. आप इसको पैसेज में भी चेक कर सकते हैं. सी लास्ट लाइन क्या है? इट इज हाई टाइम फॉर द स्कूल टू एम्ब्रेस द क्लाउड, टू एक्सेप्ट द क्लाउड, है ना. तो देख के भी पता चल रहा है. सो अडॉप्ट से मोस्ट सिमिलर वर्ड है ऑप्शन ए, दैट इज एम्ब्रेस. फिर नेक्स्ट दिया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज विल क्लाउड टेक्नोलॉजी असिस्ट द स्टूडेंट टू अटेन द एजुकेशन. इनमें से क्या हेल्प करेगा? सबसे पहले यहाँ पे दिया है बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू वीडियो, टू डॉक्यूमेंट, टू इंटरएक्टिव इमेजेस, ये होगा. नेक्स्ट है बाय प्रोवाइडिंग इंस्टेंट एक्सेस टू द ग्रेड कमेंट एंड वर्क, हाथों हाथ ये भी होगा. बाय प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट विद एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न इंडिपेंडेंटली, दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो द राइट आंसर विल बी बी, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर ट्रू, ठीक है, सारे ही सही है. इसके बाद 15th में यहाँ पे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिक्विजिट फॉर द क्लाउड टेक्नोलॉजी टू सर्व बेटर एज गिवन इन द पैसेज. वेल ट्रेन एंड कॉन्फिडेंट स्टाफ हु आर वेल एक्वेंटेड विद द टेक्नोलॉजी. तो ये चाहिए, बिकॉज अगर हम चाहते हैं कि सारे स्कूल इस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करें जहां पे क्लाउड टेक्नोलॉजी हो, तो उसके लिए एक वेल ट्रेन एंड कॉन्फिडेंट स्टाफ चाहिए जिसको खुद को पहले सब आना चाहिए एंड फिर वो किसी और को एक्सप्लेन कर पाए. सो ऑप्शन ए इज राइट. The school must be adequately aided with the respective governments. Now governments की तो कोई बात ही नहीं हुई है. Next is schools well equipped with the fast robust internet connection. This is also required for the cloud technology. All that required is the fast internet connection and the strong internet server. So the right answer will be A and C. So option D is the right answer. That is both A and C. इसके बाद है which of the following option represent the category of the student mentioned in the phrase traditional cohort of the student. यहाँ पे पैसेज के अंदर यूज किया है ट्रेडिशनल कोहर्ट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है. वी हैव सीन दिस. देखो यहाँ पे बोला गया था दैट सी इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ पैरामाउंट टू द फ्यूचर ऑफ द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन. टीचिंग एंड लर्निंग इज गोइंग टू बी सोशल. School of the future could have been a traditional cohort of the student as well as online only student who live across the country or even the world. तो cohort का क्या मतलब होता है? Student who join the open online courses. सी यहाँ पे स्टूडेंट हु ज्वाइन ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, नहीं ये नहीं होगा. हु गैदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑनलाइन सोर्सेज, नो. स्टूडेंट हु कम टू द स्कूल एंड अटेंड क्लासेस, मतलब जो ऑफलाइन स्टूडेंट है एज वेल एज, यहाँ पे देखो एज वेल एज भी दिया है. सो एज वेल एज से भी आपको पता चलना चाहिए. एज वेल एज ऑनलाइन मतलब उससे पहले जो दिया है वो ऑफलाइन की बात हो रही है. तो ट्रेडिशनल कोहर्ट का क्या मतलब होता है? ऑफलाइन. सो द राइट आंसर विल बी ओनली सी. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट द नीड फॉर द इवैल्यूएशन आफ्टर द स्कूल अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी एंड द सर्विसेज. तो इनमें से क्या जरूरत है? सबसे पहले टू ट्रेन द स्टाफ एंड मेक देम फेमिलियर विद द यूसेज ऑफ न्यू डिवाइसेस, ठीक है.
टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द स्टूडेंट एक्सेसिंग द कंटेंट वाया ऑनलाइन मीडियम, ये नहीं डिस्कस किया गया है. टू ट्रैक द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द स्कूल इन टर्म ऑफ स्टूडेंट एनरोलमेंट, to know if the technology is successful and figure out the required improvement. This is the most appropriate answer. हमें देखना है कि ये जो क्लाउड टेक्नोलॉजी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो सक्सेसफुल है या नहीं. अगर वो टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल है तो उसके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड है. सो दिस इज ऑल रिक्वायर्ड. उसके बाद है इन व्हाट वे टेक्नोलॉजी कैन एक्ट एज अ बैरियर टू टीचिंग एंड लर्निंग. सो सबसे पहले एट प्रेजेंट टेक्नोलॉजी इज इनकेपेबल टू हैंडल द प्रोविजन ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन, ऐसा कहीं मेंशन तो नहीं किया है. नेक्स्ट इज द स्कूल्स आर अगेंस्ट द नॉन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग, ये भी नहीं बोला है ऑथर ने. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी कैन बी अ मीडियम टू प्रोवाइड द कंटेंट बट लर्निंग कैन नॉट बी इम्पार्टेड थ्रू इट. बट काफी सारा ऑनलाइन सक्सेसफुल भी जा रहा है एंड ऑल्सो दिस इज नॉट डिस्कस्ड. फिर एक्सेस टू द पर्सनल कंप्यूटर इज अ लग्जरी नॉट अवेलेबल टू मैनी स्टूडेंट. सो इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो ऑथर ने पैसेज के अंदर मेंशन की है. So why technology is acting as a barrier to teaching and learning, ये explain नहीं किया गया. So the right answer will be E, that is it is not stated in the passage. Author ने नहीं बताया कि ये क्यों barrier है. So the right answer will be E. So this was about the reading comprehension. Next question is read the following to find out if there is error or not. अगर किसी पार्ट में एरर है तो आपको बताना है. अगर किसी पार्ट में एरर नहीं है तो उस केस के अंदर राइट आंसर होगा E, that is no error. Now the first question is इन एंशियंट डे. नाउ यहाँ पे पहले ही एंशियंट लिख दिया है, ठीक है. इन एंशियंट डे चिल्ड्रंस वर टोल्ड स्टोरीज टू इम्पार्ट द विजडम एंड टू इंक्रीज देयर नॉलेज. उनको स्टोरीज सुनाई जाती थी पुराने दिनों में. इन एंशियंट डे नहीं होगा, एक से ज्यादा दिन की बात हो रही है तो यहाँ पे डेज आएगा. इन एंशियंट डेज. सो द एरर इज इन फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट इज 4 of the 7 men हैव. अब यहाँ पे 7 की बात की है, 4 7 में से जो 4 मैन है तो MEN वाला मैन नहीं होगा, इसका प्लूरल फॉर्म यूज होगा, दैट इज MEN. तो एरर है बी पार्ट के अंदर. सो 4 of the 7 men have since been executed and one killed himself to avoid the capture. So the right answer will be MEN, men. उसके बाद नेक्स्ट है to prepare for the role the actor met the people who had worked in close association with the former prime minister. So to prepare the role for the actor, सही है, the actor met the people who had worked in the close association with the former prime minister. तो सभी पार्ट सही है, that is इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है. So the right answer is option E, that is no correction required. Next is an inefficiency staff of workers replenished the trays of appetizers almost as quickly as the guest emptied them. Now यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहले तो an efficiency staff, जो staff यहाँ पे यूज किया है वो noun है. एंड यू रिमेंबर दिस थिंग कि नाउन को प्रोनाउन को अगर हमें मॉडिफाई करना है तो उससे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव. सो स्टाफ एक नाउन है, अगर उसको मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव यूज होगा. जो एफिशिएंसी है वो एक वर्ब है तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव यूज होगा एफिशिएंट. द एफिशिएंट स्टाफ ऑफ वर्कर्स, ठीक है. सो द राइट आंसर विल बी एफिशिएंट, क्योंकि इसको मॉडिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा, ये एक एडजेक्टिव है. सो द एफिशिएंट स्टाफ ऑफ वर्कर्स replenished the tray of appetizers almost as quickly as the guest replenished as soon as the guest emptied them, right? Next is the earth's crust float over a core of a molten rock and some of its parts have a tendency to move with respect to one another. The earth's crust, remember जो crust है वो यहाँ पे singular यूज किया है, earth का सिर्फ एक ही crust की बात हुई है, the earth crust. सो अगर ये सिंगुलर यूज हुआ है तो फ्लोट भी सिंगुलर फॉर्म में आएगा, दैट इज यहाँ पे फ्लोट्स आएगा, ठीक है. सो द अर्थ क्रस्ट फ्लोट्स ओवर होगा, फ्लोट नहीं होगा, फ्लोट प्लूरल फॉर्म हो जाता है, हम लोग एस लगाएंगे, सिंगुलर फॉर्म लेंगे. सो द अर्थ क्रस्ट फ्लोट्स ओवर अ कोर ऑफ मॉल्टन रॉक. सो एरर है फर्स्ट पार्ट के अंदर. उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है शी हैड अ डीप रिग्रेट, शी हैज अ डीप रिगार्ड फॉर द ह्यूमैनिटेरियन एड वर्कर्स who risk everything to help poor. She has a deep regard, ये सही है, for humanitarian aid workers who risk everything to help poor. Now remember to help the poor आएगा यहाँ पे, poor नहीं आएगा. Why? Because अगर सिर्फ हम लोग poor की बात करते हैं तो वो एक adjective था, ठीक है, to help poor. लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है, everything to help the poor, person की बात हो रही है, तो noun यूज करना है तो हमें the लगाना पड़ेगा, ठीक है.
सो यहाँ पे एरर आएगी फोर्थ पार्ट के अंदर, दैट इज सिर्फ पुअर नहीं होगा, टू हेल्प द पुअर आएगा, दैट इज अगर हमको इसको नाउन बनाना है तो द लगाना पड़ेगा। सो एरर थी लास्ट पार्ट के अंदर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द आर्मी क्विक repressed the rebellion in the provisional city and restored the order। ठीक है, नाउ यहाँ पे सबसे पहले क्या है, द आर्मी क्विक रिप्रेस्ड द रेबेलियन। ठीक है, यहाँ पे रिप्रेस्ड का यूज किया गया है, ये एक वर्ब है। जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव यूज होता है, उसी तरह वर्ब्स एंड जो एडवर्ब्स होते हैं उनको, वर्ब्स जो है उसको मॉडिफाई करने के लिए हमको एडवर्ब की जरूरत होगी। ये रिप्रेस्ड वर्क है, सो द आर्मी क्विक नहीं होगा, यहाँ पे आएगा क्विकली। ठीक है, इसको मॉडिफाई कौन करेगा, एडवर्ब क्विकली। सो रिप्रेस्ड का मतलब होता है टू कीप अंडर कंट्रोल, मतलब चेक करते रहना, टू कीप चेकिंग और टू कीप अंडर कंट्रोल। So the army quickly repressed the rebellion in the provincial city and restored the order. So error होगा इसके अंदर फर्स्ट पार्ट में, quick की जगह quickly आएगा। Okay. Next is you have to rearrange the following sentences to form the meaningful one. तो यहाँ पे आपको पैराजम्बल दे रखा है जिसको आपको अरेंज करना है एंड एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है कि इसका राइट ऑर्डर क्या होगा। So see, during the construction of both type of a building, a lot of fuel is burned, due to which the large amount of carbon dioxide is emitted in the atmosphere. The major source of carbon dioxide is power plant. Another 20% of the carbon dioxide emitted in the atmosphere comes from burning of gasoline in the engine of vehicles. Building, both commercial and residential, represent a large source of global warming pollution than the said cars and trucks. The major cause of the global warming is the emission of the greenhouse gases like the carbon dioxide, methane, nitrous oxide, etc. into the atmosphere. The power plants emit large amount of carbon dioxide produced from the burning of the fossil fuels for the purpose of electricity generation. ये 6 sentences दिए हैं। During the construction of both type of building, अभी ये explain नहीं किया है कौन सी type of building, तो A से start नहीं होगा। The major source of carbon dioxide भी start नहीं होगा, another से कभी start नहीं होता है। Building, both commercial and residential, represent a large source, building हो सकता है। फिर E है द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, सिंस पूरा की पूरा जो पैराजम्बल है वो आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ही बताया गया है, सो इसके अंदर स्टार्टिंग सेंटेंस होगा E। ठीक है, E से स्टार्ट होगा, दैट इज द मेजर कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इज द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, निट्रस ऑक्साइड एक्सेट्रा इनटू द एटमॉस्फेयर। एंड इन सब गैसेस में से जो सबसे ज्यादा है, नाउ द मेजर सोर्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज पावर प्लांट। ठीक है, तो E के बाद आएगा B। फिर दिया है, अब यहाँ पे पावर प्लांट की बात हुई है तो इसके कंटिन्यूएशन में कौन सा आएगा, F। These power plant emit the large amount of carbon dioxide produced from burning of the fossil fuel for the purpose of electricity generation। तो B के बाद आएगा F। F के बाद आएगा burning of fossil fuel for the purpose, उसके बाद during the construction नहीं होगा, building नहीं होगा। Another 20% of carbon dioxide, F के बाद कंटिन्यूएशन में आएगा C कि इतनी कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे लगी एंड उसके बाद जो रिमेनिंग है, another 20% of the carbon dioxide emitted in the atmosphere comes from the burning of gasoline in the engine of vehicles। ठीक है, now building, both commercial and residential, represent a large source of the global warming pollution than the said car and trucks। and इसके बाद जो लास्ट सेंटेंस है, that during the construction of both the type of building, a lot of fuel is burned, due to which a large amount of carbon dioxide is emitted in the atmosphere। So E, B, F, C, D, A एक पूरा continuation में आपका right order बना है। Now you have to answer the questions। Order क्या था हमारा? It's E, B, then F, C, D, A। ठीक है, ये right order है। Now always remember, ये मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप पैराजम्बल में weak हैं and अगर आप उसको नहीं पूरा solve कर पाते हैं, so try कि आप उसके अंदर फर्स्ट एंड जो लास्ट स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करिए, बिकॉज आप इसके अंदर क्वेश्चन देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सिक्स्थ। तो एटलीस्ट अगर आप पूरा पैराजम्बल नहीं कर रहे हैं, सो डोंट स्किप द 5 क्वेश्चन, एटलीस्ट यहाँ से 2 नंबर तो लेकर ही जाओ। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट आप आइडेंटिफाई करिए एंड हो सके तो पैराजम्बल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ईजी होता है। एक बार अगर आपको ये समझ आ गया तो आप इजीली 5 on 5 स्कोर कर सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे पूछा है कि सेकंड सेंटेंस कौन सा है, सो दैट विल बी बी। फिर थर्ड सेंटेंस कौन सा है, सो दैट विल बी एफ। फर्स्ट कौन सा है, सो द राइट आंसर इज ई। फिर सिक्स्थ कौन सा है, सो द राइट आंसर इज ए। एंड फोर्थ कौन सा है, सो द राइट आंसर विल बी सी। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। सो दीज वर द 30 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन द इंग्लिश सेक्शन।
नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो क्वांट्स के अंदर सबको पता है कि 35 क्वेश्चंस आते हैं 35 मार्क्स के लिए, एंड जो सेक्शनल टाइमिंग है वो इसके अंदर 20 मिनट्स का रहता है। सो विल डिस्कस ऑल द 35 क्वेश्चंस स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। नाउ यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहले है रूट 576 प्लस, यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, एंड 1764। 576 होता है 24 का स्क्वायर, प्लस आपको रूट एक्स फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे दिया है 1764। 4 से कब एंड होता है, या तो 2 का स्क्वायर 4 होता है या 8864 होता है, ठीक है। एंड इससे स्मॉलर जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन सा है, 4 है, बिकॉज 4 टाइम्स है 16, तो या तो 42 होगा या 48 होगा। कैसे पता करते हैं, 45 निकालते हैं। 45 कैसे निकालेंगे, 4 के बाद नेक्स्ट टर्म आता है 5, 4 इंटू 5 इज 20, एंड 5 की जगह लिख देते हैं 25। सो अगर ये 25 से कम है तो ये पहले वाले का स्क्वायर होगा, अगर इससे ज्यादा है तो ये बाद वाले का होगा। सो ऑब्वियसली 1764 2025 से कम है तो ये 42 का स्क्वायर है। सो दिस इज 24 प्लस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है रूट एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 42। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रूट एक्स की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी 42 माइनस 24, दैट विल बी इक्वल टू 12 माइनस 4 इज 18, एंड हमको रूट एक्स इज इक्वल टू 18 है तो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 324। सो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको दे रखा है दिस विल बी व्हाट, 4 2 इज 8 प्लस 1 9/4 इंटू 1/3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जाएगा। सो एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, 5 माइनस ऑफ 3/4। इसको सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी व्हाट, 20 माइनस 3 दैट इज 17/4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 4 टाइम्स 16, 1/4। 4 1/4 जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में दिया है 16 7/8 डिवाइडेड बाय 1 11/16 और 4। कैसे सॉल्व करेंगे, 16 8 इज 128 प्लस 7 इज 135, तो ये वैल्यू आएगी 135/8, एंड यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 16 प्लस 11 क्या होगा, 27/16 आएगा। रिवर्स करेंगे तो हम उसको 16/7 लिख सकते हैं, 16/27 एंड मल्टीप्लाई बाय 4 वो इसके साथ यहाँ आएगा, दिस विल गेट कैंसिल, दिस विल बिकम 4, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बनी, 135/8 इंटू 4/27। ऑन फर्दर सॉल्विंग ये 2 हो जाएगा, एंड 27 को इसके साथ कैंसिल करेंगे सो दिस विल 7 5 इज 35 2 10 एंड ये 5 आ जाएगी, तो ये आंसर हो जाएगा 5/2, एंड हम इसको लिख सकते हैं 2 1/2। सो ऑप्शन सी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है 253 डिवाइड बाय 11, 253 डिवाइड बाय 11 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 124 माइनस 32 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, यहाँ पे आएगा 92। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 92 डिवाइड बाय 23, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 42 का स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 484 इज इक्वल्स टू 6 की पावर क्या होगी, ठीक है। ये सॉल्व करना है। 42 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 50 माइनस 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, एंड 25 में से 42 माइनस करेंगे दैट इज 17। 17 64 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस का 484 इज इक्वल्स टू 6 की पावर x हमको फाइंड आउट करना है। ये 16 इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1780, उसमें से 484 अगर हम लोग माइनस कर देंगे सो दिस विल बी 6, दिस विल बी 9 एंड दिस विल बी व्हाट 4 अगर इसमें से जाएगा सो 16 माइनस 4 इज 1296। 1296 6 की कितनी पावर होती है, तो 6 की पावर 4 टाइम्स होता है 1296, दैट इज यहाँ से x की वैल्यू निकल गई 4। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है दिस विल बी व्हाट 13/6, देन यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 18 5 इज व्हाट 90 प्लस 1 91/18, मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/91 हम लोग इसको लिख सकते हैं, राइट। प्लस x इज इक्वल्स टू 7, इसको सॉल्व करेंगे ये 3 टाइम्स आएगा 13, ये 7 टाइम्स आ जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 7 माइनस ऑफ 3/7, 7 ये उधर जाएगा तो माइनस ऑफ 3/7, सो x इज इक्वल्स टू 49 माइनस 3/7, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 46/7। मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम लिखेंगे तो दिस विल बी 7 6 इज 42 4/7, 6 4/7, दैट इज ऑप्शन डी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 3025 देन डिवाइडेड बाय x प्लस 17 इज इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है। सो ऑन सॉल्विंग दिस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3024 प्लस x, अगर इसको इधर लेकर आते हैं 3024 डिवाइडेड बाय 121 इज इक्वल्स टू x प्लस 17, ये 11 का स्क्वायर होता है यहाँ 11 आएगा, 11 2 इज 22,
82 बचेंगे, 11 7 is 77 and 5 11 5 is 55, फर्दर 11 से कैंसिल करेंगे, सो दिस इज 2 and 25, ठीक है। तो 25 माइनस 17 करेंगे तो वो x की वैल्यू आएगी, तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास हो गई 8, तो 8 जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन बी। फिर दिया है x% ऑफ 450 प्लस 1240 इज इक्वल्स टू 1600, सिंपली इसको कैंसिल कर देंगे, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 9 टाइम्स हो जाएगा, सो 9x/2 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1600 माइनस ऑफ 1240 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 360, या फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 इंटू 2/9, ये हो जाएगा 40 इंटू 2, सो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 80, सो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 81 क्यूब इंटू 6 स्क्वायर इंटू 18 की पावर -2 इज इक्वल टू 13 की पावर 12 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे दिया है 81 का क्यूब इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 18 की पावर -2 इज इक्वल टू 3 की पावर 12 माइनस एक्स, हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, 81 का क्यूब है मतलब 81 इंटू 81 इंटू 81 लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर है मतलब 6 इंटू 6, 18 की पावर -2 है मतलब कि डिवीजन में 18 स्क्वायर है, एंड दिस होल इज इक्वल टू 3 की पावर 12 माइनस ऑफ एक्स। नाउ अगर कैंसिल करेंगे तो 6 3 इज 18, अगेन 6 3 इज 18, ठीक है। 3 से एक बार 81 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 3 और 27 यहाँ पे आएगा, राइट, एंड 3 को दूसरी बार भी कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 27, सो दिस इज व्हाट 27 इंटू 27 इंटू 81, क्या बच रहा है 27 इंटू 27 इंटू 81 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 12 माइनस एक्स। 27 क्या होता है 3 का क्यूब, इंटू 27 क्या होता है 3 का क्यूब, इंटू 81 क्या होता है 3 की पावर 4, दिस इज इक्वल टू 3 की पावर 12 माइनस एक्स। नाउ एक प्रॉपर्टी होती है कि a की पावर m इंटू a की पावर n अगर दिया है तो a की पावर m प्लस n होता है, यहाँ 3 3 3 सब है, दैट इज पावर अगर हम लोग ऐड कर ले तो 3 की पावर 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10, 3 10 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 12 माइनस 6। अगर हम हमारे पास बेस सेम होता है तो हम लोग पावर को इक्वेट कर सकते हैं, सो 10 इज इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स और x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 2, सो इस केस के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 2, ठीक है। फिर क्या दे रखा है 428 माइनस ऑफ एक्स, दिस होल इज डिवाइडेड बाय 16, उसके बाद यहाँ आएगा इंटू 25 इज इक्वल्स टू 300, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी 25 इधर जाएगा डिविजन में, एंड जो 16 है दिस विल बी व्हाट 428 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 300 बाई 25 करेंगे तो वो वैल्यू आएगी 12, 300 बाई 25 इज 12 एंड यहाँ पे इंटू 16 हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 12 इंटू 16 160 प्लस 32, तो ये वैल्यू हो जाएगी 192, तो 428 माइनस 192 x की वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 एंड 9, तो ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 2, 236 जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। ओके, सो यहाँ पे दिया है 244.28 प्लस आपको करना है 22.42, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, सो दिस विल बी 10, दिस विल बी 7, दिस इज 6 226.70 हुआ, ठीक है। एंड अब इसमें से आपको क्या करना है 300 में से इसको माइनस करना है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी x विल बी इक्वल टू 300.00 माइनस 266.70, दिस विल बी 0, दिस विल बी 3, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 एंड दिस विल बी 3, 33.30, दैट इज ऑप्शन सी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। क्लियर। Next question is, on giving a discount of 25% on the mark price of an article, the trader earns a profit of 20%. If the difference between the mark price and the cost price of the article is 180, then what is the mark price of the article in rupees? जब भी आपको क्वेश्चन मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड दिया जाए तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप उनका रेशियो लिख सकते हैं, ठीक है। रेशियो के फॉर्म में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस दो चीजें, कॉस्ट प्राइस में से हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है, ऑन गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द MRP ऑफ एन आर्टिकल, तो यहाँ पे क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है इस 2। मार्क प्राइस में क्या होता है प्रॉफिट या लॉस होता है, अगर प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट लिखेंगे, अगर लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस परसेंट लिखेंगे। अब यहाँ पे डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 25% ऑन द आर्टिकल, तो 100 माइनस 25% आएगा, और यहाँ प्रॉफिट कितना मिल रहा है 20% का, ठीक है। तो ये वैल्यू आई 75% इज इक्वल टू 120%। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 25 इज टू 40,
25:40 और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5:25 5:8 की, ठीक है, 5:8 की। अब ये दिया है कि यहाँ पे जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू यहाँ पे है 180, तो 8 - 5 डिफरेंस कितने का आ रहा है 3 की वैल्यू अगर 180 है तो यहाँ से 1 की वैल्यू हमको मिल जाएगी 60 एंड हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एमआरपी निकालना है। 8 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो 8 की वैल्यू क्या होगी, अगर 1 की वैल्यू 60 है तो 8 की वैल्यू 60 × 8 इज 480। सो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू द साइज ऑफ द स्क्वायर फील्ड। द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड डायमीटर मतलब कि उसका सर्कमफ्रेंस 2 pi r is equal to the side of the square field and the total cost of fencing the circular field is 445 rupees per meter। टोटल फेंसिंग की कॉस्ट है 440 रुपए, 1 मीटर कॉस्ट करने के 5 रुपए लगते हैं, तो टोटल कॉस्ट है 440, तो कितने मीटर रहे होंगे। सो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें सो 8 and 40 88 मीटर जो है सर्कुलर फील्ड उसको फेंस किया होगा, एक को फेंस करने के 5 रुपए लगते हैं, तो टोटल कॉस्ट 440 आई, राइट। सो दिस 2 pi r इज इक्वल्स टू 88 और वी कैन से दैट r की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी 88 डिवाइड बाई 22 इंटू 7, ठीक है, 2r की वैल्यू लेते हैं बिकॉज हमको डायामीटर देखना है। सो इसको कैंसिल करते हैं 7 4, 2r की वैल्यू यहां से आ गई 28। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड है यानी कि जो 28 है दिस इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड, ये एक स्क्वायर की एक साइड के बराबर है एंड हमको निकालना है पेरीमीटर क्या होगा स्क्वायर फील्ड का। तो अगर एक साइड 28 है तो पेरीमीटर क्या होगा, चारों साइड का एड, दैट इज 4 × r अगर हम लोग निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, पेरीमीटर इज 4 × 28, सो दिस विल बी 28 × 4 112 मीटर। सो ऑप्शन ई जो है दैट इज 112 मीटर है वो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर निकलेगा। सो इस केस के अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ बोट टेक 5 आवर्स टू ट्रेवल 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करने के लिए अगर 5 आवर्स लगते हैं तो यहाँ से हम लोग डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू 21 किलोमीटर पर आवर, राइट। द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 1.4 टाइम द स्पीड ऑफ द बोट इन द अपस्ट्रीम, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किया है, डाउन स्ट्रीम इज टू अपस्ट्रीम का रेशियो दे रखा है कि इट इज 1.4 टाइम्स। 1.4 टाइम्स का मतलब हम इसको 7/5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम हो गया 7, अपस्ट्रीम हो गया 5, तो अगर 7 की वैल्यू 21 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम हमको कैलकुलेट करना है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 × 3 दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर, राइट। एंड हमसे यहाँ पे पूछा क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड ऑफ द करंट क्या होता है, इट इज ऑलवेज डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाय 2। डाउन स्ट्रीम यहाँ पे गिवन है 21 किलोमीटर, अपस्ट्रीम गिवन है 15 किलोमीटर बाय 2, सो ये वैल्यू बन जाएगी 6/2, सो ये आंसर आ जाएगा 3 kmph, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दैट इफ द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर इन द x लीटर इज 4:1। मान लो कि जो मिल्क है वो 4y है एंड जो वाटर है वो y है, तो टोटल कितना हुआ 5y हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। नाउ हाफ ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, इसमें से अगर हाफ निकाल दिया, मान लो 5y/2 निकाल दिया तो कितना हमारे पास बचा 5y/2 अगेन बचा है, ठीक है। सो हाफ ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 25 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द रिमेनिंग मिक्सचर such that the quantity of the milk and water in the resultant mixture become the same। बाद में जो उसकी क्वांटिटी है वो वापस सेम हो जाती है। सो हमें बताना है कि इनिशियल जो मिक्सचर था वो कितने लीटर था। नाउ सी यहाँ पे मिल्क कितना है 4/5 है ना, मिल्क कितना है 4/5, किसका जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग मिक्सचर कितना है 5y/2, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो मिल्क यहाँ पे आ गया 2y। सिमिलरली अगर हमको वाटर निकालना है तो वाटर कितना है 1/5, किसका जो रिमेनिंग है दैट इज 5/2 का। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वाटर आएगा y/2, ठीक है। अब हमको क्या दे रखा है कि एंड में दोनों वापस सेम हो जाता है, दैट इज दिस 2y इज इक्वल टू y/2 ऑन एडिंग द 24 लीटर ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तो मिल्क इज इक्वल टू वाटर प्लस उसके अंदर 24 लीटर मिक्सचर ऐड कर दिया है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करने पे ये बन जाएगा 48,
दैट इज 3y. हम लोग लिख सकते हैं दैट 3y इज इक्वल्स टू 48 और वी कैन से दैट y इज इक्वल्स टू 16. अब हमको पूछा क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x. जो इनिशियल कितना लीटर था उसकी वैल्यू क्या है, तो टोटल कितना है 4y प्लस y दैट इज 5y. 1y की वैल्यू 16 है तो 5y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 इंटू 5 दैट इज 80 लीटर. सो द राइट आंसर विल बी 80 लीटर्स. ओके. Next question is, if the difference of the two side of the rectangle is 5 centimeter and दो side है जिनका difference 5 centimeter है and length is greater than breadth, मतलब L minus B यहाँ पे दे रखा है हमको 5 centimeter. फिर दिया है if the breadth of the rectangle is equal to the side of the square whose area is 144. अगर area of the square 144 centimeter square है तो side क्या होती है, ठीक है. area क्या होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर. दैट इज अगर हम लोग इसका अंडर रूट ले ले तो हमको एक साइड मिल जाएगी. सी साइड का साइड इंटू साइड जो है वो एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है. हमको ये दे रखा है दैट इज अगर हम लोग इसका अंडर रूट ले ले 144 का अंडर रूट ले ले तो हमको साइड मिल जाएगी. तो यहाँ से साइड ऑफ द स्क्वायर आ गई 12 सेंटीमीटर. जो साइड है वो रेक्टेंगल के ब्रेथ के बराबर है. दैट इज अगर ये 12 है तो यहाँ से हमको लेंथ मिल जाएगी जो कि आ जाएगी 17 सेंटीमीटर. अब हमको पूछा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B. दैट इज 2 टाइम्स ऑफ L कितना है 12 एंड ये कितना है 17. दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 17 प्लस 12 दैट इज 29. ये वैल्यू हो जाएगी 58 सेंटीमीटर. सो द राइट आंसर विल बी C. Next question is, if the speed of the boat in still water is 21 km and the speed of the current is 3, the boat complete a round trip from A to B, A से B तक जाती है and then back to A in 7 hours. So जो total time boat को लग रहा है वो कितना है 7 hours लग रहा है. हमको distance निकालना है A and B के बीच में कितना होगा. Remember speed of the boat यहाँ पे 21 है and speed of the current जो है वो 3 दे रखी है. Total time 7 दे रखा है. Time क्या होता है distance upon speed. डिस्टेंस अगर हम लोग डाउन स्ट्रीम का कंसिडर करें तो 21 प्लस 3 हो जाएगा. अप स्ट्रीम का कंसिडर करें तो 21 माइनस 3 होगा. टोटल टाइम कितना लग रहा है 7 आवर्स का. इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो ये कितना हो जाएगा d बाई 24 प्लस d बाई 21 माइनस 3 इज व्हाट 18 इज इक्वल्स टू 7. एंड ऑन फर्दर सॉल्विंग ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 7. एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 72 का. सो 24 एंड 3d प्लस यहाँ आएगा 4d. दैट इज 7d बाई 72 इज इक्वल्स टू 7. 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा. जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर का. एंड हमसे क्या पूछा था डिस्टेंस ही पूछा था ए एंड बी के बीच में. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी दैट इज 72 किलोमीटर. क्लियर. Next question is, Ali travel at the speed of x kilometer per hour to cover a distance of 36 kilometer in 54 minute. ठीक है. सबसे पहले तो ये मिनट में दे रखा है, ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है. सो यूनिट्स का ध्यान रखना जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो. स्पीड ऑफ अली यहाँ पे दे रखा है दैट ही ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इन 54 मिनट. मिनट को हम लोग आवर में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है. डिवाइड बाय 60 होगा, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा. सो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे सो दिस इज यहाँ पे आएगा 36. सो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 2 इज 36, 3 इज 54. इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा. दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो स्पीड ऑफ अली आएगा. ठीक है. फिर है शाम टेक्स 30 मिनट टू कवर द सेम डिस्टेंस. इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो स्पीड ऑफ शाम है वो 30 मिनट्स है. तो सेम डिस्टेंस मतलब 36, टाइम लग रहा है 30 मिनट का, उसको भी आवर में कन्वर्ट कर दिया. ये वैल्यू हो गई 2. तो ये कितना हो गया 72 kmph. फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड. तो 72 माइनस 40 हमको यही निकालना था. तो 32 kmph जो है या किलोमीटर पर आवर जो है वो इसका राइट आंसर होगा. दैट इज ऑप्शन डी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम अमाउंट इज डिपॉजिटेड एट द रेट ऑफ 20% इंटरेस्ट पर एनम. नाउ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट इनकर्ड एट द फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर इज 1200. जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए जहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस ऑफ द ईयर का है एंड अगर वो 2 साल के लिए ही है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पी आर बाय 100 की पावर एन. ठीक है. तो यहाँ पे आप डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर दोगे. पी रेट कितना है 20% के लिए, कितने टाइम के लिए 2 टाइम्स के लिए, एंड ये वैल्यू कितनी है 1200. रिमेंबर दिस फॉर्मूला इज ओनली व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर 2 years. ओके. सो ऑन सॉल्विंग दिस ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/5 का स्क्वायर आएगा. दैट इज 1/25 इज इक्वल्स टू 1200. एंड ऑन फर्दर सॉल्विंग इट यहाँ से p की वैल्यू निकल जाएगी 12
into 25, so this will be equal to what? 30,000 rupees. So इसके अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज A takes 20% more time than B and if they both complete the work in 8 2 by 11 days. ठीक है, 20% का मतलब होता है 1/5. टाइम का रेशियो हमको यहाँ पे दे रखा है A एंड B के बीच में कि अगर B किसी काम को 5 की एफिशिएंसी के साथ 5 दिन में करता है तो A 20% ज्यादा टाइम ले रहा है. सो दैट विल बी व्हाट? 5 + 1 6. अगर टाइम का रेशियो 6:5 आ रहा है तो एफिशिएंसी ऑपोजिट हो जाएगी, इसकी 5 होगी एंड इसकी 6. एंड अगर ये टोटल काम को 8 2 by 11 डेज में कर रहे हैं, रिमेंबर दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, 8 2 by 11 डेज में काम को खत्म कर रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा? ठीक है, हाउ मच टाइम ए कैन डू टू डू हाफ ऑफ द वर्क. ठीक है, तो वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम. टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 5 + 6 दैट इज 11. टाइम कितना है? 11 8 इज 88 + 2 इज 90/11. ये कैंसिल हो जाएगा. टोटल है 90 जितना वर्क है. अब 90 जितना वर्क किसको करना है? ए को करना है. तो कितना टाइम लगेगा? सो 90 एंड वर्क करना है ए को, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ ए आ जाएगा 5. रिमेंबर जो वर्क करना है वो हाफ करना है. हाउ मच टाइम ए कैन डू हाफ ऑफ द वर्क. कभी भी क्वेश्चन पढ़ो तो कंप्लीट पढ़ना. तो ये हाफ वर्क की बात हो रही है, तो ये 45 हो जाएगा. ऑन फर्दर सॉल्विंग ये आ जाएगा 9 डेज. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए. इसके बाद नेक्स्ट है कि रॉन्ग नंबर बताना है सीरीज में कौन सा होगा. सो सीरीज दे रखी है 12 15, फिर है 17, फिर 21 26 32 39. ठीक है, अब बताना है कि इसके अंदर रॉन्ग नंबर कहाँ पे आ रहा है. तो अगर आप डिफरेंस ऑब्जर्व करो तो ये 7 का है, यहाँ डिफरेंस ऑब्जर्व करो तो ये 6 का आ रहा है, यहाँ पे 5 का हो रहा है, यहाँ 4 का हो रहा है. नाउ ये जो डिफरेंस है ये 3 का आना चाहिए था. ठीक है, दैट इज यहाँ पे 14 होना चाहिए था, पर यहाँ 15 है. सो रॉन्ग नंबर इज बी 15. इसकी जगह यहाँ पे 14 आना चाहिए था. तो यहाँ 3 का डिफरेंस होता एंड 14 - 2 12, 2 का डिफरेंस आता. ठीक है, सो इसकी जगह राइट आंसर आएगा 14. नेक्स्ट है 6, फिर दिया है 7 11 20 32 61 एंड 97. आपको बताना है कि इसके अंदर रॉन्ग नंबर कौन सा है. अगर आप डिफरेंस ऑब्जर्व करो तो यहाँ 1 का आ रहा है, यहाँ पे 4 का, यहाँ 9 का. ये जो डिफरेंस है ये 12 का आ रहा है, फिर ये डिफरेंस 29 का आ रहा है, एंड अगेन ये डिफरेंस ऑब्जर्व करो तो दिस इज 6 36 का आ रहा है. 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है. यहाँ पे 4 का स्क्वायर दैट इज 16 आना चाहिए था. तो 20 + 16 करते तो यहाँ पे 36 आता, दैट इज 32 इसके अंदर रॉन्ग है. एंड अगर हम लोग 36 करते तो उसके बाद 5 का स्क्वायर दैट इज 25 करते तो 61 हमको मिलता. ठीक है, सो ऑप्शन है सी जो कि रॉन्ग है. 32 की जगह 36 आएगा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 5000, फिर है 250, फिर आ रहा है 100 30 12 6 3.6. कहाँ पे एरर है वो हमको बताना है. ठीक है, नाउ अगर आप ये देखो ये क्या हो रहा है, इंटू 0.5 हो रहा है. 12 से 6 हाफ हो गया, 6 6 36 होते हैं. ठीक है, तो ये 3.6 है, दैट इज 0.6 से मल्टीप्लाई हो रहा है. सिमिलरली ये 0.4 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि 12 4 इज 30 एंड ये पॉइंट है. यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो 0.3 100 इंटू 0.3 करेंगे तो 30 आएगा. तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ये 0.2 का आना चाहिए था. ठीक है, 0.2 मतलब ये वैल्यू 500 होनी चाहिए थी. अगर हम लोग 500 का 0.2 लेंगे तो 100 आएगा, और अगर यहाँ 500 भी होगा तो इसको इंटू 0.1 करेंगे तो ये आएगा. सो एरर है बी पार्ट के अंदर. 250 की जगह राइट आंसर आएगा 500. ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 120, फिर है 128 फॉलोड बाय 125 140 130 145 एंड 135. ठीक है, यहाँ अगर डिफरेंस ऑब्जर्व करो तो -10 का है, यहाँ करो तो +15 का है. सिमिलरली यहाँ करो तो -10 का आ रहा है, यहाँ करोगे तो +15 का है. यहाँ पे -10 का डिफरेंस आना चाहिए. ठीक है, दैट इज अगर ये 125 है तो ये वैल्यू यहाँ पे 135 आनी चाहिए. सो द रॉन्ग ऑप्शन इज बी 128. फिर है 14 40 240 48 12 4 3 2. एरर बताना है कौन से पार्ट में है. 14 40 से आया 240, 240 से आया 48. ये क्या हुआ? डिवाइड बाय 5 हुआ. 240 डिवाइड बाय 5, हाँ. 48 डिवाइड बाय यहाँ 4 हुआ, यहाँ 3 हुआ. ठीक है, तो ये 4 आ रहा है, दैट इज यहाँ पे डिवाइड बाय 6 हो रहा है. डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3. 4 के बाद डिवाइड बाय 2 आना चाहिए था. ये 3 की जगह जो वैल्यू है वो 2 आनी चाहिए थी, तो 2 डिवाइड बाय 2 1 होता. ठीक है, तो एरर है डी पार्ट के अंदर. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआई में से। नाउ सी यहाँ पे क्या दिया है, रीड केयरफुली द फॉलोइंग डेटा एंड आंसर द क्वेश्चन। नंबर ऑफ पेन सोल्ड बताए गए हैं बाय द डिफरेंट स्टोर ए बी सी डी, 4 स्टोर है, 4 अलग अलग, ठीक है। उन्होंने एक पूरे वीक में कितने कितने पेन बेचे उसका डेटा यहाँ पे हमको टेबुलर फॉर्म के अंदर गिवन है, तो इससे रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस को आंसर करना है। नाउ सी यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है, ऑन फ्राइडे, ठीक है, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय द स्टोर बी सी डी, that is B, C and D, 20%, 15% and 75% respectively were of brand X. अब B ने फ्राइडे को कितने सोल्ड किए, 45, उसमें से जो 20% है वो ब्रांड X के थे। सिमिलरली C ने कितने किए, 20, उसमें से जो 15% है वो ब्रांड X के थे। एंड C ने कितने किए, 24, जिसमें से 75% जो है वो ब्रांड X के थे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेन ऑफ ब्रांड एक्स सोल्ड बाय द बी सी डी, तो कितने हैं उनकी वैल्यू हमको निकालनी है, टोटल कितने होंगे, ठीक है। 45 का 10% है 4.5, उसका 20% कितना हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमें निकालना है कि 20 का 15% कितना होगा, 10% है 2 और 5% है 1, तो 15% होगा 2 + 1 दैट इज 3। एंड 24 का 75% निकालना है, 75% का मतलब होता है 3/4, 6, 3 इज 18। एंड अब ये टोटल वैल्यू कितनी होगी वो हमको कैलकुलेट करना है, सो दैट्स 27 एंड 3 इज 30, तो टोटल कितने होंगे, सो आंसर इज ऑप्शन ई 30। फिर नेक्स्ट पूछा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय द स्टोर ए ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे। ए मंडे को, ट्यूसडे को, एंड ए जो है मंडे को, ट्यूसडे को एंड थर्सडे को कितने पेन सोल्ड कर रहा है उनका एवरेज। सो व्हाट वी हैव टू डू, इट्स 27, 32 एंड 16, इन सबको ऐड करेंगे, सो दिस इज 5, 6 एंड 1, 75 डिवाइड बाय 3 आपको कैलकुलेट करना है, सो द राइट आंसर विल बी 25। सो ऑप्शन सी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय बी सी एंड डी टुगेदर ऑन मंडे। मंडे को बी सी एंड डी टोटल कितने होते हैं, सो दिस इज व्हाट 21 + 9 इज 30 + 3 इज 63 इज 2 सोल्ड बाय द सेम स्टोर ऑन थर्सडे, तो थर्सडे पे बी सी एंड डी ये कितने हैं 28 और ये कितना है 26, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे सो दिस विल बी व्हाट 54। नाउ ऑन सॉल्विंग दिस ये कितना हो जाएगा 9, यहाँ 7 आ जाएगा एंड इसको करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी 7:6 विल बी द राइट आंसर। ओके, फिर है ऑन सैटरडे। नाउ यहाँ पे सैटरडे गिवन नहीं है बट क्वेश्चन में दिया है दैट ऑन सैटरडे द नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय द स्टोर A was 5/9 sold by that on Friday. Friday का 5/9, ठीक है, 5/9, 9/4 is 36, 5/4 is 20, ठीक है। By the same store, what was the pen sold by A on Saturday? हमको ये बताना था कि A ने सैटरडे को कितने सोल्ड किए, so the right answer will be C, that is 20. फिर है what is the difference between the number of pens sold by the store A on Wednesday? A on Wednesday that is 38, ठीक है, and the number of pens sold by the C and D on the same day. C plus D अगर हम लोग करें तो this is what 40 + 10 is 50, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, so the right answer is 12, so option C जो है वो इसका right answer होगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। नाउ सी यहाँ पे कैसा है प्लस 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 प्लस, तो जब भी प्लस प्लस होते हैं तो रूट्स जो है वो माइनस माइनस के एंड माइनस माइनस के आएंगे। 4 यहाँ पे आया है तो रूट्स क्या बन जाएंगे 4 and 1, एंड यहाँ पे 3 आया है तो रूट्स क्या बनेंगे -3 and -1। नाउ अगर हम लोग इसके अंदर रिलेशन देखने जाएंगे तो क्या बनेगा, सी जो -3 -1 है वो दोनों से बड़ा एंड इक्वल है, बट जो -4 है सिंस हम इसको नहीं कंपेयर कर सकते तो इस केस के अंदर आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, एक बड़ा है एक छोटा है, सो ई जो है वो राइट आंसर होगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 62, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। जब भी आपको ऐसा दिया जाए x - 9² = 0, सबसे पहले तो स्क्वायर को उस तरफ जाने दो, x - 9 = 0, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 9। क्लियर, तो हमेशा आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है यहाँ पे दे रखा है y = √81। रिमेंबर y इज इक्वल टू √81 है, तो y की जो वैल्यू है वो सिंगल ही आएगी, दैट इज 9। अगर यहाँ पे आपको इस तरह से दिया जाता कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81, तो यहाँ पे y की वैल्यू +-9 आती, ठीक है। बट जब सिंगल यूनिट होती है तो सिर्फ एक ही साइन आता है, डबल होती है तो +- आता है, तो यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, आंसर होगा x इज इक्वल्स टू y, दैट इज e। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वाड्रेटिक में से दैट 6x² + 5x + 1, अगेन प्लस प्लस है तो रूट्स माइनस माइनस आएंगे, एंड 15y² + 8y + 1, तो अगेन माइनस माइनस आएंगे।
नाउ 6 है एंड 5 है, तो यहाँ पे रूट्स क्या बनेंगे, सी 3 एंड 2, 3 + 2 5 होता है, तो 3 आएगा, फिर 2 आएगा, डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 6, ये वैल्यू कितनी बनी, -1/2 एंड ये वैल्यू आई -1/3, दैट इज हम लोग इसको -0.66, इसको -0.33 ले सकते हैं। नेक्स्ट में क्या आ रही है, 15 और 8, तो 3 + 5, तो पहला रूट आएगा 5, दूसरा आएगा 3, डिवाइड बाय 15, डिवाइड बाय 15, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी -1/3, ये वैल्यू आएगी -1/5। ऑन फर्दर सॉल्विंग ये वैल्यू आएगी -0.33 एंड यहाँ पे -1/5 जो है, तो दिस वैल्यू विल बिकम व्हाट, -0.2। नाउ सी, जो -0.2 है वो दोनों से बड़ा है, बट जो 0.3 है वो इक्वल है इस केस के अंदर, दैट इज इसमें आंसर क्या आएगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, दैट इज ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस प्लस, दैट इज जो रूट्स है वो प्लस प्लस आएंगे एंड फिर माइनस प्लस जो रूट्स है वो प्लस प्लस आएंगे। 10 यहाँ पे दिया है, दैट इज 5 एंड 2 दो रूट बनेंगे एंड 6 यहाँ दिया है, दैट इज 2 एंड 3 दो रूट बनेंगे। 5 दोनों से बड़ा है पर 2 इसके इक्वल है, इससे छोटा है, सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, सो ऑप्शन ई जो है वो राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द इक्वेशन इज गिवन x + 18 इज इक्वल्स टू 32 है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 32 - 18, दैट इज x की वैल्यू आएगी 14, y² 196 है ना, रिमेंबर जब इवन पावर होती है तो दो रूट्स हमको मिलते हैं, +-14 यहाँ पे आएगा, तो इस केस के अंदर आंसर क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। So these were the 35 questions that were asked in the one section. Now we'll move on to the next one, that is the reasoning ability. So the first question is, study the following information carefully and answer the question given below. 10 person are sitting in two parallel rows. Now जब भी इस तरह के sitting arrangement के questions आए जहाँ पे मान लो 10 person two parallel rows में बैठे हैं, तो 5 एक रो में बैठे होंगे, 5 दूसरी रो में बैठे होंगे, या फिर अगर 8 पर्सन है तो 4 एक रो में बैठे होंगे, 4 दूसरी रो में बैठे होंगे, ठीक है, तो ये वाला सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देख के ही आपको हिट करना चाहिए कि इस तरह का एक अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है। उसमें से भी एक चीज ऑब्वियस होगी कि कुछ नॉर्थ फेसिंग होंगे एंड कुछ साउथ फेसिंग होंगे, तो अब ये कभी भी इस तरह से नहीं बनेगा कि नॉर्थ फेसिंग इधर है एंड साउथ फेसिंग इधर है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं पर्सन, तो ये अरेंजमेंट कभी नहीं बनेगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो नॉर्थ फेसिंग ये वाली रो होगी, रो 1 कह दो, एंड जो साउथ फेसिंग होंगे वो हमेशा रो 2 होंगे, तो जो रो 2 में पर्सन बैठे हैं जो रो 1 में बैठे हैं वो एक दूसरे को फेस कर पाएंगे जब वो इस ऑर्डर में होंगे, सो इट विल ऑलवेज बी लाइक दिस, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे दे रखा है, दे आर सिटिंग इन अ रो इन सच अ वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पर्सन। नाउ इन रो 1 A B C D E आर सीटेड बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। मान लो रो 1 है एंड ये रो 2 है, तो रो 1 में 5 लोग बैठे एंड इसी तरह रो 2 में उनको फेस करते हुए 5 लोग बैठे, ये रो 1 होगी, ये रो 2 होगा, दो केसेस लेके चलते। सिमिलरली यहाँ पे भी इनको फेस करते हुए 5 पर्सन है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, एंड इसमें ऑब्वियस रहेगा कि यहाँ पे जो भी पर्सन है वो सबकी सब नॉर्थ देख रहे हैं, सिमिलरली रो 2 में जो भी पर्सन है वो सबकी सब साउथ देख रहे हैं। दूसरी चीज ये ऑब्वियस होगी कि रो 1 में जो भी पर्सन बैठेंगे वो A to E के बीच में आएंगे एंड रो 2 में जितने भी पर्सन है वो PQ RS T के बीच में आएंगे, ठीक है। So in row 2, PQ, RS, T are seated but not necessarily in the same order and all of them are facing south. Therefore, in the given sitting arrangement, each member seated in a row faces another member of the other row. तो यहाँ तक सिर्फ डायरेक्शन है। So make sure कि आप सिटिंग अरेंजमेंट के इतने क्वेश्चन ट्राई कर लो कि आपको एटलीस्ट ये देख के पता चलने लग जाए। ये 7 लाइन भी पढ़ के आपको टाइम स्पेंड नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि रो 1 में कौन कौन लोग बैठ रहे हैं एंड रो 1 कहाँ पे फेसिंग है, रो 2 में कौन कौन बैठ रहा है एंड वो कहाँ पे फेसिंग है, ओके। यहां से आपका हिंट शुरू होता है सिटिंग अरेंजमेंट का। सबसे पहले दिया है E sit second from one of the extreme end. Remember E sit second from one of the extreme end. अब E इसी में बैठेगा, रो 1 में ही कहीं बैठेगा, तो सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ये फर्स्ट ये सेकंड, हो सकता है E इधर हो या फिर हो सकता है E इधर हो, सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, दोनों केसेस होंगे, ओके। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु फेसेस द E एंड P। अब E को ये फेस कर रहा है एंड इसके एंड P के बीच में एक पर्सन बैठेगा, तो वो इधर तो नहीं आ सकता, तो वो एक पर्सन यहाँ होगा, तो P यहाँ होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ कोई E को फेस कर रहा है, उसके एंड P के बीच में एक पर्सन है। सिमिलरली यहाँ पे कोई E को फेस कर रहा है तो वो इधर तो नहीं आएगा, एक पर्सन यहाँ होगा, तो इसमें P यहाँ पे आएगा, ऑलराइट। सो ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन E एंड द वन हु फेसेस द E एंड P
R sits to the immediate right of P. Now remember जो P है वो साउथ फेसिंग है एंड R उसके इमीडिएट राइट में बैठ रहा है, तो उसका इमीडिएट राइट ये नहीं होगा। अगर ये नॉर्थ फेसिंग होता तो हम R इधर लिखते हैं, ठीक है, बिकॉज ये साउथ फेसिंग है तो R इधर आएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये साउथ फेसिंग है तो यहाँ का जो राइट है वो इधर आ जाएगा। So R sits to the immediate right of the P. As many people sit to the right of R as to the right of B. R के राइट में कितने बैठे हैं? Now remember this thing कि जब हम अब ऐसे बात कर रहे हैं as many people sit to the right of, तो इसके अंदर हम लोग R का एक्चुअल राइट देखेंगे, ठीक है, बिकॉज ये पोजिशन की बात हो रही है। लेकिन जब हम यहाँ पे देख रहे थे R sits to the immediate right of P, तो जो राइट की बात हो रही थी वो कंडीशनल थी, क्योंकि R साउथ देख रहा है तो R इस तरफ ही आएगा, ठीक है। नाउ एज मेनी पीपल सिट टू द राइट ऑफ R, अब R के राइट में कितने लोग हैं? 2 लोग, ठीक है। एज टू द राइट ऑफ B, तो B के राइट में भी उतने ही होंगे। तो अगर हम लोग मान लो B यहाँ बनाते हैं इस केस में, तो B के राइट में भी 2 लोग हैं एंड R के राइट में भी 2 लोग हैं। एंड अगर हम लोग इस कंडीशन में देखें एज मेनी person sit to the right of R, as many people sit to the right of R as to the right of B, तो यहाँ पे देखो R के राइट में 1 2 3 4 है, ठीक है, तो B हम लोग कहाँ बनाए कि उसके राइट में 4 पर्सन हो, 1 2 3 4, तो इस केस के अंदर B यहाँ आ जाएगा, तो उसके राइट में 1 2 3 4 पर्सन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या दे रखा है? D sits second to the left of B, B के सेकेंड लेफ्ट में। B सिंस नॉर्थ देख रहा है तो D यहाँ आ जाएगा, इसमें B यहाँ पे देख रहा है और क्या कंडीशन क्या दी है? D सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B। अब B नॉर्थ देख रहा है तो उसका सेकंड लेफ्ट तो है ही नहीं, दैट इज ये पूरा केस तो एलिमिनेट ही हो गया है, ठीक है। सो अब बस ये वाला केस बचा है। अब है द वन हु फेसेस द D सिट्स टू द राइट ऑफ S, जो D को फेस कर रहा है वो S के राइट में बैठता है, तो S यहाँ आएगा, तभी तो ये S का राइट हुआ, ठीक है, क्योंकि ये साउथ देख रहा है तो ये S का राइट होगा। सो द वन हु फेसेस D सिट टू द राइट ऑफ S, 2 person sits between S and Q, 2 पर्सन बैठेंगे तो Q यहाँ आ जाएगा। The one who faces Q is an immediate neighbor of C, जो Q को फेस कर रहा है वो C का immediate neighbor है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही पोजीशन बची वो है A एंड यहाँ पे एक ही बची वो है T। So this is your final arrangement, T S R P Q D E B C A, ठीक है। So this is the simple sitting arrangement जो कि आपको ड्रॉ करना है। Now इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर कर देते हैं। तो हमारा फाइनल अरेंजमेंट क्या बना था? ये 10 लोग बैठे, रो 1 ये है जिसके अंदर सारे ही लोग नॉर्थ फेसिंग है, तो क्या अरेंजमेंट था? D E B C A एंड यहाँ पे सारे ही साउथ फेसिंग थे, सो T S R P एंड फॉलोड बाय द लास्ट वन दैट इज Q। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेस P। P को जो फेस कर रहा है उसके हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, तो क्या आंसर आ जाएगा? E। फिर है 4 of the following are alike in a certain way based on the given sitting arrangement and thus they form a group, which one does not belong to that group। क्या क्या दे रखे हैं? T R A D Q, T Q D A, ये सारे कॉर्नर सिटिंग पर्सन है, पर इसके अंदर जो R है वो सेंटर सिटिंग है, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर है which of the following is true regarding C, C के रिगार्डिंग ट्रू क्या है? C सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E, पर वो तो उसके सेकंड राइट में है, ये नहीं होगा। C सेट ऑपोजिट टू दैट ऑफ S, नहीं, P के ऑपोजिट है। 3 पीपल सिट बिटवीन द वन हु फेसेस C एंड T, ये C को फेस कर रहा है एंड ये T, पर उसके बीच में 2 ही लोग हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। 2 पीपल सिट बिटवीन C एंड D, ये रहा C ये रहा D, इसके बीच में 2 लोग हैं, सो दिस इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस R, R को कौन फेस कर रहा है? B। एंड हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन द वन हु फेसेस द Q, यानी कि ये, एंड द वन हु फेसेस द S, यानी कि E, इसके बीच में कितने लोग हैं? 2 पर्सन, सो दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सिलॉजिज्म में से दिया है। रिमेंबर सिलॉग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लरिकल स्पेशली जो क्लर्क वाले एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर सिलॉग्स डेफिनेटली आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे। ऑलराइट, so in each of the question given below a few statement followed by the 2 conclusion has been given. You have to take the given statement to be true even if they seem to be variance from the knowing commonly known fact. Remember this thing, अगर ऐसा बोल दिया जाए मान लो कि ऑल बॉयज आर इंजीनियर, अब हमें पता है कि जितने भी लड़के होते सब इंजीनियर नहीं होते, ये कॉमनली नोन फैक्ट नहीं है। या फिर इट रेन्स एवरी डे, या फिर नन ऑफ द, अगर हम लोग ऐसे बोल दें दैट नन ऑफ द टी इज कॉफी, कुछ भी फैक्ट बोल दे, लेकिन अगर इसमें स्टेटमेंट में दिया गया है तो वो 100% ट्रू ही है। ओके,
So you have to read all the conclusion and then decide which of the given conclusion logically follow from the given statement disregarding of the commonly known fact. खुद का दिमाग नहीं लगाना है, जितना क्वेश्चन में बोला है बस उसी को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको ऐसे बोल दे दैट ऑल पेन आर पेंसिल, तो आप बोलोगे पेन पेंसिल कैसे होते हैं, तो कॉमनली नोन फैक्ट को नहीं कंसिडर करना है, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे ओनली अ फ्यू टैग्स आर बैग्स, ओनली अ फ्यू टैग्स, ठीक है, कुछ ही टैग्स ऐसे हैं जो कि बैग है। जब भी ओनली अ फ्यू दिया जाए तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं है, उसके लिए आप क्या करोगे, ओनली अ फ्यू टैग्स आर बैग्स ये तो बना ही दो, प्लस उसके साथ एक ये भी डायग्राम बना दो कि कुछ ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली बैग नहीं होंगे, ठीक है। ओनली अ फ्यू टैग्स आर बैग्स बट देर आर सम टैग्स विच विल डेफिनेटली नॉट बी बैग्स, ठीक है। तो ऑल टैग्स आर बैग कभी नहीं हो सकता है, बट ऑल बैग्स आर टैग्स हो सकता है। ये चीज ध्यान रखना कि मतलब अगर ये टैग है तो ये बी इसके अंदर आ सकता है, पर टी पूरा कभी भी बी के अंदर नहीं जा सकता है, ओके। फिर दिया है ओनली अ फ्यू बैग्स आर क्यूब्स, ओनली अ फ्यू बैग्स आर क्यूब्स, कुछ ही बैग ऐसे हैं जो कि क्यूब्स है, मतलब कि कुछ बैग्स डेफिनेटली ऐसे हैं जो कि कभी भी क्यूब नहीं होंगे, एंड ओनली क्यूब्स आर हग्स, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी अगर आपको दिया जाए, जैसे यहाँ दिया है ओनली क्यूब्स आर हग्स, उसका मतलब होता है ऑल बी आर ए, ठीक है। सिंपली इसका मतलब होता है ऑल बी आर ए, दैट इज जितने भी हग्स है वो पूरे के पूरे क्यूब्स में चले जाएंगे, ठीक है। एंड ये हग्स और कहीं नहीं शेयर होंगे, ये सिर्फ क्यूब्स ही होंगे, ओनली क्यूब्स आर हग्स, दैट इज अगर ऐसा बोल दे दैट सम एच आर बी सम एच आर टी, वो कुछ भी नहीं बनेगा, सिर्फ एच है वो सी के साथ ही रिलेशन बनाएगा और किसी के भी साथ नहीं बनाएगा, ओके। नाउ यहाँ पे कंडीशन दे रखी है दैट सम क्यूब्स बीइंग टैग इज अ पॉसिबिलिटी, ये रहे क्यूब, सम क्यूब बीइंग टैग अभी तो नहीं है लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी बोला है, तो यस क्यूब्स और टैग मिक्स हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है, सो दिस इज ट्रू। उसके बाद बोला है ऑल बैग्स बीइंग टैग इज अ पॉसिबिलिटी, तो जैसा मैंने अभी यहाँ पे बताया कि बैग पूरे के पूरे इसके अंदर जा सकते हैं लेकिन टी बी में नहीं जा सकता है, ठीक है। सो ऑल बैग्स बीइंग टैग इज अ पॉसिबिलिटी, सो ये भी ट्रू है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी ओनली अ फ्यू वाले स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे, तो जैसे ओनली अ फ्यू टैग्स आर बैग्स, तो कुछ टैग ऐसे हैं जो बैग है पर कुछ टैग ऐसे हैं जो कभी भी बैग नहीं होंगे, तो उस केस में ऑल टी कैन नेवर बी बी बट ऑल बी कैन बी टी, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे दोनों क्योंकि पॉसिबिलिटी है तो ये दोनों ट्रू है, तो इस केस में आंसर होगा बोथ द कंक्लूजन फॉलो। इसके बाद नेक्स्ट दिया है जनरली टॉयज आर कार्टून, ठीक है। जब भी इस तरह का दिया जाए तो यहाँ जनरली यूज किया है, हम उसको सम की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। मान लो सम टॉयज आर कार्टून्स, ठीक है। एवरी कार्टून इज अ प्ले, ठीक है, एवरी कार्टून इज अ प्ले, एवरी का मतलब यहाँ पे होता है ऑल, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज यहाँ पे आपको वर्ड्स के साथ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। क्या दिया है, एवरी कार्टून इज अ प्ले, दैट इज ऑल द कार्टून्स आर प्ले। फिर दिया है फ्रीक्वेंट कार्टून्स आर डिमांड, फ्रीक्वेंटली कार्टून्स आर डिमांड, अगेन इसको हम लोग सम मान लेते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंटली कार्टून्स आर डिमांड, तो कुछ कार्टून्स ही ऐसे होंगे जो डिमांड्स होंगे, तो यहाँ पे डिमांड बना देते हैं। नन ऑफ द प्ले इज हॉरिबल, नन ऑफ द का मतलब होता है नो, नो प्ले इज हॉरिबल, दैट इज प्ले एंड हॉरिबल के बीच में कोई भी तरह का रिलेशन एग्जिस्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे दिया है ओनली प्ले आर कार्टून्स, ओनली प्ले आर कार्टून्स का क्या मतलब होता है, ऑल द कार्टून्स आर प्ले, ठीक है। सो ये कंडीशन हमको ऑलरेडी दे चुकी है यहाँ पे कि पी के अंदर पूरा सी है, एंड यहाँ पे यही पूछा है ओनली प्ले आर कार्टून, सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट दिया है ऑल हॉरिबल बीइंग टॉयज इज अ पॉसिबिलिटी, जितने भी हॉरिबल है वो टॉयज हो, ऐसा हो सकता है, हाँ, क्योंकि हॉरिबल को प्ले के साथ रिलेशन नहीं बनाना है, पर वो यहाँ पे टी के अंदर तो आ ही सकता है, ठीक है। सो ऑल हॉरिबल बीइंग टॉयज अ पॉसिबिलिटी, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, सो इस केस में आंसर होगा बोथ द कंक्लूजन फॉलो, ओके। नेक्स्ट दिया है ओकेशनली, नाउ अगेन ओकेशनली को हम सम की तरह ट्रीट करते हैं, सम ग्रास इज रॉ, सम ऑफ द ग्रास इज रॉ। फिर दिया है नो यॉक इज ओवल, अ फ्यू पोस्ट आर ग्रास, ठीक है, कुछ ऐसे पोस्ट है जो कि ग्रास है, सो अ फ्यू पोस्ट आर ग्रास, पर रिमेंबर अ फ्यू पोस्ट आर ग्रास, कुछ पोस्ट ऐसी भी होगी जो कि ग्रास नहीं होगी, ठीक है। ऑल रॉ इज यॉक, जितने भी आर है वो सब की सब y है, एंड यहाँ पे क्या दिया है, नो यॉक इज ओवल, इसका ओवल के साथ कोई भी तरह का रिलेशन नहीं है, सो दिस इज योर डायग्राम। नाउ यहाँ पे क्या कंडीशन पूछी है कि अ फ्यू पोस्ट आर रॉ, अ फ्यू पोस्ट आर रॉ, क्या अभी कुछ पोस्ट रॉ है, तो अभी तो नहीं है,
एंड यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी नहीं दिया है, तो इस केस में ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ लिखा होता अ फ्यू पोस्ट बीइंग रॉ इज अ पॉसिबिलिटी, तो हाँ शायद बन सकता था, पर अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं दिया तो ये गलत हो जाएगा। एंड नेक्स्ट दिया है सम ग्रास इज नॉट ओवल, ठीक है, तो वो ग्रास जो कि देखो यहाँ पे दिया है नो यॉक इज ओवल, तो वो ग्रास जो कि यॉक है ये वाली, वो कभी भी ओवल नहीं हो सकती है, तो सम ग्रास इज नॉट ओवल ये डेफिनेटली ट्रू है। तो इस केस में आंसर होगा ओनली द कंक्लूजन टू फॉलोज, इफ द कंक्लूजन टू फॉलोज। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्टली ग्रीन्स आर अर्थ, अगेन इसको हम लोग सम की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो क्या बोला है, सम ग्रीन आर अर्थ, फिर दिया है अ फ्यू रिवर्स आर सॉइल, ठीक है, अ फ्यू रिवर्स आर सॉइल, ऑल अर्थ इज माउंटेन, जितने भी अर्थ है वो सारे माउंटेन है, नो माउंटेन इज अ रिवर, माउंटेन का रिवर के साथ कोई भी तरह का रिलेशन नहीं है, एंड अ फ्यू रिवर्स आर सॉइल, कुछ रिवर्स ऐसे हैं जो कि सॉइल है, अ फ्यू रिवर्स आर सॉइल मतलब कि कुछ रिवर्स ऐसे हैं जो कभी सॉइल नहीं होंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट दिया है ऑल सॉइल बीइंग माउंटेन इज अ पॉसिबिलिटी, जितने भी सॉइल है वो सारे के सारे माउंटेन हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सॉइल जो कि रिवर है वो कभी भी माउंटेन में नहीं जा सकते, सो ऑल सॉइल बीइंग माउंटेन इज अ पॉसिबिलिटी वाला केस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है सम ग्रीन्स आर रिवर, क्या अब भी कुछ ग्रीन रिवर है? नहीं है, बस यहीं पे बात खत्म, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इस केस के अंदर आंसर होगा नाइदर द कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ऑल सॉलिड आर क्लाउड, ऑल सॉलिड आर ट्रेन्स, अ फ्यू क्लाउड्स आर फन, नो फन इज अ डेंजर। सबसे पहले ऑल द सॉलिड्स आर क्लाउड्स, ठीक है, फिर एक दूसरा दिया है ऑल द सॉलिड्स आर ट्रेन। अगर एक ही चीज में दो बार ऑल आता है तो कैसे बनाते हैं, मान लो एक बार ये ऑल द सॉलिड आर क्लाउड ऐसे बनाया, तो दूसरी बार इसको ऐसे ले लेते हैं ऑल द सॉलिड्स आर ट्रेन्स, ठीक है। फिर क्या दिया है, अ फ्यू क्लाउड्स आर फन, कुछ ही क्लाउड्स ऐसे हैं जो कि फन है, रिमेंबर कुछ क्लाउड्स ऐसे होंगे जो कभी भी फन नहीं होंगे, नो फन इज डेंजर, कोई भी फन डेंजर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट बोला है अ फ्यू ट्रेन्स आर डेफिनेटली नॉट फन, अ फ्यू ट्रेन्स आर डेफिनेटली नॉट फन, तो ये अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से तो ट्रू है कि अभी ट्रेन्स और फन्स नहीं मिल रहे हैं, बट जब इसका ऑल्टरनेट बनाएंगे, बिकॉज ये नॉट वाली कंडीशन है, तो जब हम इसका ऑल्टरनेट बनाएंगे तो एफ और टी मिल सकते हैं, दैट इज ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है सम डेंजर इज क्लाउड, तो कोई भी डेंजर, सम डेंजर इज क्लाउड, क्या अभी है क्या कोई डेंजर क्लाउड? नहीं, अभी नहीं है, तो बात खत्म। तो इस केस के भी अंदर आंसर होगा डी, नाइदर द कंक्लूजन वन नॉट टू फॉलोज, ठीक है। सो आपको बहुत ही पीसफुली सिलॉग के क्वेश्चंस करने हैं, इसमें बहुत माइनर मिस्टेक के चांसेस होती है, दो आपको सब आ रहा है, बट ये कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती है, ये एक स्मॉल सा नॉट लिखा हुआ होता है जहां पे आपको अल्टरनेट केस चेक करना होता है। सो मेक श्योर कि आप ये सारी माइन्यूट चीजों का ध्यान रखते हुए इसको करें, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। P इज 20 मीटर वेस्ट ऑफ Q, Q से 20 मीटर वेस्ट पे है P, ठीक है। Q इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ R, R के 30 मीटर नॉर्थ पे है Q, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 मीटर। उसके बाद है S इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ R, S जो है वो 15 मीटर है, अगर ये 20 है तो मान लो S कहीं यहाँ आएगा जो कि 15 मीटर है, ठीक है। सो दिस इज S। फिर दिया है T इज 45 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ S, T इज 45 मीटर टू द नॉर्थ, ये है 30, यहाँ से और ऊपर 15 और ऊपर, ठीक है, तो इतना तो 30 है ही, प्लस ये 45 है तो ये 15 और ऊपर यहाँ पे आ जाएगा T, एंड T इज 45 मीटर नॉर्थ ऑफ S, U इज 15 मीटर टू द साउथ ऑफ P, P के साउथ में 15 मीटर तक U है, तो अगर ये यहाँ तक U है, ठीक है, ये 5 है बिकॉज ये यहाँ तक 15 था, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये 5 है, एंड P से 15 मीटर तक ये पूरा 30 है, दैट इज एग्जैक्टली यहाँ पे है U 15 पे, ओके। V इज 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ R एंड R के 15 मीटर, मतलब ये U है तो यहाँ पे ये V है, ठीक है। सो दिस इज अगेन 15, ये 15, ये 15, ये 15, ये भी 15, इतना 15, ये 5 है एंड ये टोटल 45 है। अब क्वेश्चन पूछा है सबसे पहले व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन U एंड V, तो ये रहा U, ये रहा V, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में टोटल कितना डिस्टेंस आ रहा है, C, ये U P से लेके यहाँ तक है, P के साउथ में एंड ये Q के साउथ में, तो ये टोटल डिस्टेंस हम लोग लेंगे दैट इज 20 मीटर, सो राइट आंसर होगा 20।
फिर है इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट टी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट आर, आर के रिस्पेक्ट में टी कहाँ आ रहा है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए कि कोई एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस जगह पे है, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ठीक है, जैसे मान लो अभी आपको पूछ रहे हैं कि टी किस पोजीशन पे है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट आर, तो जिसका रेफरेंस दिया जाता है वहां पे प्लस बना दो, यहाँ पे प्लस बना दो, आर का रेफरेंस दे रहे हैं, आर पे प्लस बना दो। तो आर के रेफरेंस में ये टी कौन सी डायरेक्शन हो गई, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, दिस इज नॉर्थ वेस्ट। सो राइट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। फिर पूछा है इफ एक्स इज 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पी, पी के 5 मीटर ईस्ट पे, दैट इज अगर ये पॉइंट पे एक्स आता है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड टी, एक्स एंड टी के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो ये टोटल 30 है, तो ये ऊपर वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये होगा 15 मीटर। सो डी विल बी द राइट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नाउ ये सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 8 पीपल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टेबल। इस तरह के क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ने हैं जहां पे सर्कुलर टेबल अरेंजमेंट में एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, या तो फेसिंग टुवर्ड द सेंटर या आउटसाइड द सेंटर। ये तरह के क्वेश्चन बहुत ही इजी एंड डुएबल होते हैं। अगर आपको ऐसा दे दिया जाए सम पर्सन आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर एंड सम अवे फ्रॉम द सेंटर, तो वो थोड़ा सा फिर भी टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन अगर सारे ही पर्सन एक डायरेक्शन में देख रहे हैं तो बहुत ही डुएबल क्वेश्चन है, ठीक है। तो 8 लोग बैठे हैं सर्कल में, ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। एक पॉसिबल केस हम लोग पहले से ही ड्रॉ करके चलते हैं। सो दिस इज द अरेंजमेंट। नाउ यहाँ पे क्या बोला है, देयर आर 2 पीपल सिटिंग बिटवीन P एंड Q ईदर टू द लेफ्ट और टू द राइट। मान लो ये P है, सेंटर में देख रहे हैं, 2 लोग बैठेंगे तो Q यहाँ आ जाएगा। एक बार हमने P के लेफ्ट में मान लिया, अब हम ये P है, एक बार इसके राइट में मान लेते हैं कि ये Q है, ठीक है। 2 लोग बैठे हैं, इसमें भी 2 लोग बैठे हैं। सो देयर आर 2 पीपल सिटिंग बिटवीन P एंड Q आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट। आर सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q। नाउ Q जो है सेंटर में फेस कर रहा है, तो अब इसका इमीडिएट राइट इस तरफ आएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। एंड Q अब इसके अंदर सेंटर में फेस कर रहा है, तो इस केस के अंदर, ठीक है, सिंस ये सेंटर फेसिंग है, तो इस केस के अंदर R यहाँ पे आएगा, ओके। फिर दिया है S सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। ये इधर देख रहा है, ये इसका राइट है, तो सेकंड टू द लेफ्ट, ये फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट, इस केस में S यहाँ आएगा। अब ये सेंटर में देख रहा है, तो उसका इधर तो राइट आएगा, सेकंड टू द लेफ्ट S यहाँ पे आ जाएगा, ओके। सो S सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। देयर आर 3 पीपल सिटिंग बिटवीन S एंड T। S यहाँ पे 1 2 3 कहीं से भी लो, T यहीं पे आएगा, दोनों साइड से देख लो, ठीक है। इसमें भी 3 लोग हैं, सो 1 2 3 पीपल, देयर आर 3 पीपल, ओके, देयर आर 3 पीपल सिटिंग बिटवीन S एंड T। यहाँ पे अगर हम लोग 3 लोग बैठाए, 1 2 3 एंड 1 2 3, तो यहाँ पे T आना चाहिए था, पर यहाँ पे P है, दैट इज ये पूरा केस एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। सिर्फ यही कंडीशन बची है। अब है U इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ T, तो या तो U यहाँ आ सकता है, अभी श्योर नहीं है, या फिर U यहाँ आ सकता है, बिकॉज इट्स एन इमीडिएट नेबर ऑफ T। 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन U एंड V। अगर हम लोग U यहाँ लेते हैं तो 1 2 3, V यहाँ नहीं आ सकता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली अब ये U यहीं आएगा, बिकॉज U यहाँ आएगा तो 1 2 3 लोग बैठेंगे, तो V डेफिनेटली यहाँ पे आएगा। एंड W सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V, सिंस ये सेंटर फेसिंग है, तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे W आ जाएगा। तो अब क्या बच गया, P Q R S T, फिर ये U V, ठीक है, सारी ही पोजीशंस फिल हो गई। तो ये आपका फाइनल अरेंजमेंट है। ऑलराइट, नाउ विल आंसर द क्वेश्चन। क्या हमारा फाइनल बना था, ये 8 लोग बैठे थे, ठीक है। द अरेंजमेंट वाज R Q S V P, यहाँ पे R था, फिर Q, फिर S, फिर V, फिर P, एंड देन इट वाज W T U, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा W, देन फॉलोड बाय T एंड U। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन S एंड W व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ S। जब S के लेफ्ट से, रिमेंबर S सेंटर फेसिंग है, उधर राइट है, इधर लेफ्ट है, तो S एंड W के बीच में यहाँ से देखे तो कितने लोग हैं, 2 पर्सन बैठे हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ T विथ रिस्पेक्ट टू R। R अंदर देख रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में T की पोजीशन क्या है, सेकंड टू द राइट। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ W, T एंड P, ये इसके इमीडिएट नेबर्स है। उसके बाद है 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट, हेंस दे फॉर्म अ ग्रुप। इसमें से कौन सा है जो ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है, PW। रिमेंबर P एंड W पास पास वाले हैं। फिर है QS, ये भी आस पास बैठे हैं। UT, U एंड दिस इज द T, ठीक है, ये भी पास में बैठे हैं। फिर है RQ भी पास है। V एंड P, सो अगर हम लोग यहाँ पे ले, सो V एंड P भी पास में है, ठीक है। तो अब इसके अंदर पोजीशन होगी P अगर इधर देख रहा है, P के लेफ्ट में W है, फिर QS
Q अगर इधर देख रहा है तो Q के लेफ्ट में S है, U अगर यहाँ है तो उसके राइट में T है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑड वन आउट हो जाएगा वो होगा दिस C, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर U के राइट में T है, बाकी सब लेफ्ट है। फिर है हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ V, V यहाँ पे देख रहा है, उसके इमीडिएट राइट में कौन हो जाएगा, सो दैट विल बी S, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर्स आर देयर इन द वर्ड प्रोड्यूस, जैसा कि ओरिजिनल इंग्लिश अल्फाबेट लेटर में होते हैं, ठीक है। P Q R S T U V नहीं बन रहा है, ठीक है। R S इधर नहीं आएगा, R S T U, R N U एक बन रहा है, R S T U V W O P Q यहाँ नहीं आ रहा है, O P Q R S नहीं होगा, D E F G यहाँ भी नहीं होगा, U V W X Y यहाँ नहीं होगा, V W नहीं होगा, C D E F G H ये भी नहीं होगा, E F G H I J K कोई नहीं बन रहा है, सिर्फ एक पेयर बनेगा, दैट इज R U। सो राइट आंसर होगा 1। रिमेंबर आप इसको अल्फाबेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं एंड आप इसको पोजिशनल वैल्यूज के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पोजिशनल वैल्यूज पता है, फॉर एग्जांपल O 15 पे होता है, देन P 16 पे होगा, Q R अगर 18 पे है, D की वैल्यू 4 पे होगी, C 3 पे होगा, E 5 पे होगा, ठीक है। तो अगर आपको पोजिशनल वैल्यू पता है तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं 3 4 5, या फिर आप इसको अल्फाबेटिकली भी, विच एवर यू फाइंड फास्टर, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही पेयर बनेगा, दैट इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनइक्वालिटी बेस्ड। नाउ यहाँ पे दिया है कि इज V ग्रेटर देन इक्वल टू J, सो सी V इज ग्रेटर देन इक्वल टू R एंड R इज ग्रेटर देन इक्वल टू J, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट दिया है इज P ग्रेटर देन Z, तो सिंस जो R है वो ग्रेटर देन Z है एंड जो P है C, यहाँ पे जो R है वो ग्रेटर देन Z है एंड R जो है वो ग्रेटर देन P है, तो ये ऑपोजिट साइन आ गए, तो ये वाली कंडीशन इसके अंदर गलत हो जाएगी, तो आंसर होगा ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है इज Q ग्रेटर देन T, तो Q यहाँ पे इक्वल ही है, सिर्फ एक ग्रेटर का साइन है, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद है इज U ग्रेटर इक्वल टू R, तो U इज ग्रेटर इक्वल टू T, बट ये ऑपोजिट साइन आ गए, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो इस केस के भी अंदर आंसर बनेगा ओनली द कंक्लूजन 1 इज ट्रू। उसके बाद दिया है इज K ग्रेटर देन D, K इज ग्रेटर देन B एंड पर B जो है इज लेस देन इक्वल टू D, तो ये ऑपोजिट साइन आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। फिर है इज C ग्रेटर देन A, तो यहाँ पे देखो C इज ग्रेटर देन A, तो ये ट्रू होगा, दैट इज ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। नेक्स्ट इज if it is possible to make a meaningful word using the second, fourth, sixth letter of the unilateral, second मतलब N, उसके बाद है fourth, third, fourth मतलब L, N L, 5, 6 मतलब T, N L T, ये तीन लेटर्स यूज करने। ओके, सो ये तीन लेटर्स यूज करके इज इट पॉसिबल टू मेक अ वर्ड। रिमेंबर कि जब वर्ड्स आपको बनाने का बोला जाए तो उसमें वॉवल होना चाहिए, ठीक है, सिंस यहाँ पे एक भी वॉवल नहीं है। अगर यहाँ पे A E I O U में से कुछ होता तो यहाँ पे पॉसिबल वर्ड बनते। जनरली जो सिर्फ कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके साथ कोई भी पॉसिबल वर्ड नहीं बनता है, तो अगर आप इसका कितना भी कॉम्बिनेशन बैठाओगे यहाँ पे कोई भी एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा, तो इस केस के अंदर आंसर होता है D, ठीक है। बिकॉज इफ नो सच वर्ड इज फॉर्म्ड मार्क X इज योर आंसर, तो इसमें आंसर हो जाएगा X। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक अरेंजमेंट दे रखा है, एक अल्फा न्यूमेरिक सी सीरीज है जिसमें लेटर्स है, सिंबल्स हैं एंड नंबर्स है। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है दैट इफ ऑल द सिंबल्स एंड नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, तो अब आपको क्या करना है, सिंबल और नंबर को नहीं देखना है, सिर्फ लेटर्स जो हैं उनको देखना है, ठीक है। सो इफ ऑल द सिंबल्स एंड नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट एंड देन द लेटर्स आर रीअरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, डिसेंडिंग ऑर्डर्स, जो लेटर्स बचे हैं उनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है, दैट इज बड़े से छोटा जमाना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द एट्थ फ्रॉम द राइट हैंड बताना है। तो सी यहाँ पे पहले तो लेटर्स कौन से हैं, E, फिर आएगा M, Z, A एंड नंबर्स और सिंबल्स नहीं देखने, फिर आएगा T, Z, A, T, फिर आएगा B, उसके बाद I, O, V एंड E, U, ये सारे लेटर्स है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाए तो सबसे पहले यहाँ पे Z आएगा, उसके बाद U, फिर आएगा T, Z आएगा, U आएगा, फिर T आएगा, राइट, नहीं Z के बाद V आएगा, Z फिर V, फिर आएगा U, फिर आएगा T, ठीक है। फिर यहाँ पे बच जाएगा क्या, O पहले आएगा, फिर आएगा M, फिर उसके बाद आएगा I, देन E, ठीक है, I, E,
देन बी एंड देन ए। तो यहाँ से अगर चेक करोगे तो ए बी आई फिर एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी जेड, ठीक है, इस तरह से जम गया। एंड अब यहाँ पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द एट्थ फ्रॉम द राइट हैंड। रिमेंबर ये जो होता है ये लेफ्ट हैंड है एंड आपको इधर से काउंट करना है फ्रॉम द राइट हैंड। सो एट्थ विल बी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो यू जो है वो राइट हैंड से एट्थ होगा, इसमें नहीं दिया है, सो द राइट आंसर विल बी ई, नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पे एक अरेंजमेंट दिया है, 3 लिखा है, फिर 2 ड्रॉप करके 8 लिखा है, फिर z लिखा है, ठीक है। सो वेयर इज z, तो ये रहा 8 से जस्ट पहले वाला, दैट इज z, ठीक है। सिमिलरली 5 लिखा है, फिर 2 ड्रॉप करके 7 लिखा है एंड 7 से जस्ट पहले वाला दैट इज 9। उसके बाद सी यहाँ पे जो खत्म हुआ है सीरीज दैट इज ये z पे खत्म हुआ था, 8 पे खत्म हुआ है मान लो, तो 8 के बाद जस्ट एक ड्रॉप किया एंड फिर नेक्स्ट आ गया। सिमिलरली ये 7 पे खत्म हुआ तो उसके बाद जस्ट एक ड्रॉप किया एंड t से स्टार्ट हो गया t, फिर उसके बाद 2 लीव करके 6 एंड जस्ट उससे पहले वाला। तो नेक्स्ट क्या होगा, सिर्फ एट द रेट ड्रॉप करेंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट आएगा आई, उसके बाद 2 ड्रॉप करके नेक्स्ट दैट इज हैश एंड जस्ट हैश से पहले वाला दैट इज वी। तो आई हैश वी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 9th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ एट द रेट। एट द रेट से लेफ्ट में 9th बताना है, तो ये एट द रेट है, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ 9th, तो जो 5 है दैट इज ऑप्शन सी इसके अंदर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द प्लेसेस ऑफ द सिंबल्स विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय द नंबर्स। नंबर से पहले अगर कोई सिंबल आ रहा है, मान लो ये नंबर है, इससे पहले ये सिंबल आ रहा है, ठीक है। सो इफ द प्लेसेस ऑफ द सिंबल्स which are immediately preceded by the numbers are interchange, उनको अगर interchange कर दे among themselves in the given arrangement, ठीक है। तो E ऐसे कैसे रहेगा, if the places of the symbols which are immediately preceded by the number, तो नंबर यहाँ आ जाएगा, सिंबल यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली एम जेड ए, नंबर से पहले सिंबल मतलब कि ये वाला, if the places of the symbols which are immediately, हाँ, तो यहाँ पे ये 5 रहेगा, 9 पहले आ जाएगा, ये साइन बाद में आ जाएगा। देन नंबर से पहले सिंबल वाला यहाँ तो नहीं है, ये डॉलर रहेगा, ये टी प्लस बी 6 एट द रेट आई ओ वी हैश ई 9 यू, ये नंबर से पहले सिंबल है तो ये इंटरचेंज हो जाएगा 5 एंड ये कॉपीराइट हो जाएगा, ठीक है। सो इफ द प्लेसेस ऑफ द सिंबल्स विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड by the numbers are interchanged among themselves in the given arrangement, then which of the following will be the 11th from the left hand। अब आपको बताना है ये लेफ्ट हैंड से 11th एलिमेंट कौन सा होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो 7 जो है वो इस केस के अंदर राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ द प्राइम नंबर्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल एंड प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2 इज द ओनली इवन एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। फिर वो सारे नंबर्स जो कि खुद से और 1 से डिविजिबल है, 3 5 राइट, 7 है, 11 13 17, ये सारे प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो वो सारे प्राइम नंबर्स देखना है हमको जिसके बाद में सिंबल आ रहा है एंड पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है। 3 एक प्राइम नंबर है, उसके बाद में सिंबल नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर 8 नहीं है, 5 एक प्राइम नंबर है जिसके बाद में सिंबल आ रहा है पर पहले वॉवल आ रहा है, नहीं। 7 एक प्राइम नंबर है जिसके बाद में सिंबल आ रहा है पर पहले कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा। 6 प्राइम नंबर है ही नहीं, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 5 है बट उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस केस के अंदर राइट आंसर क्या होगा, ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जिसके बाद में सिंबल और पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, सो नन विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द फॉलोइंग डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। सम पेंसिल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 6 स्टूडेंट्स W X Y Z and A and B. A receive more than only B. Remember, A को सिर्फ B से ज्यादा पेंसिल मिली है, बाकी सबसे इसकी कम होगी। A को सिर्फ B से ज्यादा मिली है, ठीक है। और 6 स्टूडेंट है मतलब कि 4 इससे पहले आएंगे, 1 2 3 4। उसके बाद दिया गया है X received more than Z. X को Z से ज्यादा पेंसिल मिली है। W received more than A. W को A से ज्यादा मिली है। W received less than Z. अब W को Z से कम मिली है। रिमेंबर, अगर ये Z यहाँ है तो W को Z से तो कम मिली है, ठीक है, Z से कम मिली है बट A से ज्यादा मिली है। ओके, एंड X जो है वो समवेयर यहाँ पे आएगा, X को Z से ज्यादा मिली है। ओके, एंड W रिसीव लेस देन Z, Z हु रिसीव्ड लेस देन Y, Z को Y से कम मिली है, दैट इज Y भी इससे पहले आएगा। अब हमें नहीं पता कि X पहले आएगा या Y, ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे X आए या Y, जो भी इधर आएगा उसका ऑल्टरनेट इधर आएगा, बट हमें एक चीज पता है कि X Y के बाद ये ऑर्डर फिक्स है
उसके बाद Z आएगा, फिर W आएगा, फिर A आएगा, फिर B आएगा। ठीक है, ये ऑर्डर फिक्स है कि सबसे छोटा B होगा, उसके बाद A होगा, फिर W होगा, फिर Z होगा। अब X Y की पोजीशन हमें नहीं पता अभी तक। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि हु अमंग देम रिसीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ पेंसिल्स। ठीक है, अभी हमें X Y के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं दिया तो हम हाईएस्ट नहीं बता सकते, तो आंसर है या तो X होगा या Y होगा। फिर है हाउ मेनी स्टूडेंट रिसीव द लेस नंबर ऑफ पेंसिल देन W। W से कम कितने लोगों को मिली थी, सो 2% रिसीव द लेस पेंसिल देन W, सो द राइट आंसर विल बी D। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नाउ रिमेंबर देयर आर अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, जब भी अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन दिया है तो ठीक है, ये तो क्लरिकल के अंदर है तो इजी होना चाहिए। अदरवाइज आपको अगर पीओ के अंदर अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन देते हैं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो मेक दिस थिंग श्योर कि आप अनसर्टेन वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बिकॉज आपको नहीं पता है कि उसके अंदर कितने लोग बैठेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या दिया है, देयर आर अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। सबके सब नॉर्थ देख रहे हैं। 2 पीपल सिट बिटवीन P एंड Q। अभी हमें जितनी इन्फॉर्मेशन नोन है उसके अंदर हमको सिर्फ क्या पता है कि 2 लोग बैठे हैं P एंड Q के बीच में। रिमेंबर ये हमेशा इस तरह से नहीं बनेगा, ऐसा भी बन सकता है P एंड Q के बीच में 2 लोग बैठे। ठीक है, S सिट टू द लेफ्ट ऑफ Q। नाउ नॉर्थ देख रहे हैं तो उसके 6th लेफ्ट में 1 2 ये 3 है, 4 5 एंड 6 यहाँ पे S आएगा। सिमिलरली ये Q है 1 2 3 4 5 6 पे S आएगा। ठीक है, फिर दिया है S sit 6 to the left of Q and 8th from the extreme left end of the row। नाउ जो S है वो रो से 8th है, दैट इज अगर ये 8 पे है तो 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7, S 8th पे आया। सिमिलरली 6 5 S अगर 8 पे है तो 7 6 5 4 3 2 1। ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 एंड ये S है जो कि रो से एक्सट्रीम 8th पोजीशन पे है। बिकॉज यहाँ पे आपको मेंशन था कि S सिट 6 टू द लेफ्ट ऑफ द Q एंड 8th फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो, तो रो से 8th पोजीशन पे। R सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ S। इसके 4 पहले, तो 1 2 3 4, तो 4 वाले नंबर पे यहाँ पे R आ जाएगा। सिमिलरली अगर S 8 पे है तो इसके अंदर भी 4 पे R आ जाएगा। ओके, R sit 4 to the left of S। There are 5 people sitting between R and T। Now इस तरफ तो आ ही नहीं सकते हैं 5 लोग, तो ऑब्वियसली यहीं आएंगे। 1 2 3 4 5 लोग बैठे हैं तो यहाँ पे T यहाँ आ जाएगा इस केस के अंदर। एंड इस वाले केस के अंदर भी क्या होगा कि R एंड T के बीच में 5 लोग बैठेंगे, तो ये रहा R 1 2 3 4 5, तो इस केस में T यहाँ पे आ जाएगा। ओके, फिर दिया है U sit to the immediate left of T। T के इमीडिएट लेफ्ट में U यहाँ आएगा, इस केस में U यहाँ आएगा। The number of people sitting between U and S, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, is same as the number of person sitting between T and V। मतलब कि T के जस्ट बाद V आना चाहिए, वो इस केस में नहीं हो रहा है तो ये केस एलिमिनेट होगा। इस केस में हो रहा है S and U के बीच में 0%, तो T and V के बीच में भी 0%। W sits 7 to the right of V। Now V के W sits 7th to the right of V, तो V के 7th राइट में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, यहाँ पे W आएगा। ठीक है, 7th राइट में। एंड थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, और ये एक्सट्रीम एंड से 3rd पोजीशन पे है, दैट इज ये नहीं होगा, लास्ट से ये 3rd पोजीशन पे है, मतलब कि ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या केसेस कितने बन जाएंगे, ये अगर 8 पे है तो ये 9 पे होगा, ये 10 पे 11, यहाँ 12 13 आएंगे, Q की वैल्यू यहाँ पे 14 हो जाएगी, फिर ये 15 16, P 17 पे होगा, ये 18 19 एंड 20। सो दिस इज योर फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, सो रिमेंबर कि ये अनसर्टेन वाले क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है। इसके अंदर सारी पोजीशंस फिल्ड नहीं होगी, पर आपको पॉसिबल केसेस भी लेके चलने हैं एंड जहां जहां पे ये बनेगा सिर्फ उसको ड्रॉ करना है। नाउ विल सी द क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रो। तो टोटल कितने पर्सन है, तो राइट आंसर है यहाँ पे C 20%। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ U फ्रॉम द लेफ्ट एंड, U की क्या पोजीशन है फ्रॉम द लेफ्ट एंड, U है 9th पे। ठीक है, सो द राइट आंसर इज D 9th पे। उसके बाद है इफ X सिट सेकंड टू द राइट ऑफ T, फर्स्ट सेकंड X यहाँ पे आ गया, एंड द क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन X एंड Q। तो X एंड Q के बीच में एक जाना बैठेगा, जस्ट 1%। ठीक है, तो 98 का आंसर हो गया A। नेक्स्ट इज हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T।
तो टी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, फर्स्ट सेकंड, दैट इज एस, तो इस केस में आंसर बन गया एस। एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, टी सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ वी, क्या वी के इमीडिएट राइट में, नहीं लेफ्ट में, तो ये कंडीशन फॉल हो गई। टी सिट फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, नहीं, फोर्थ फ्रॉम, हाँ इधर से फोर्थ है, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू है। देर इज मोर देन वन पर्सन सिटिंग बिटवीन एस एंड टी, एस एंड टी के बीच में एक से ज्यादा है, नहीं, पर एक ही पर्सन बैठा है इसके बीच में, दैट इज ये वाली कंडीशन भी गलत हो गई। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही सही कंडीशन है, वो है सेकंड वाली, सो ओनली 2 विल बी द राइट आंसर। So these were the 35 questions from the reasoning section and a total of 100 questions in this particular paper. So revise all these questions once again, solve by yourself and keep practicing. This was all from our end. Thank you for joining us and stay tuned to our channel.